नमस्कार देवी और सज्जनों, नम साळी समाजातील सर्व बंधू भगिनींना नमस्कार. जय जीवेश्वर. आज जय जिमेश्वर. मातृदिन, आई दिन. जिच्या आत ईश्वर असतो ती आई, तिचा दिन आहे आज. मातृदिन. मातृदिनाच्या सर्व मातांना हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा आणि सगळ्यांचे आशीर्वाद घेतो. काल एक दुःखद घटना घडली. जागतिक साळी फाउंडेशनला जळगाव जिल्ह्यामध्ये बसलेला आम्हाला दुसरा धक्का. आमचे जागतिक साळी फाउंडेशनचे नशिराबादचे प्रमुख, शहर प्रमुख श्री किशोर साळी यांचं काल निधन झालं. काही दिवसापूर्वी आमच्या जळगाव शहराचे प्रमुख दिलीपजी आखडकर यांचंही निधन झालं. परवा माझे चुलत काका आहेत इंदोरमध्ये, त्यांचंही निधन झालं. अनेक ज्ञात अज्ञात निधन पावलेल्या साळी समाजातल्या सर्वांना भावपूर्ण श्रद्धांजली पहिल्यांदा अर्पण करतो. खरं तर आज कुठलीच मुलाखत नव्हती. आज रविवारचा दिवस थोडासा कुटुंबियांसोबत, शनिवार रविवारचा दिवस थोडा कुटुंबियासमवेत घालवावा हा नेहमीच माझा शिरस्ता असतो. तरी देखील आजची मुलाखत मला जाणीवपूर्वक घ्यावी लागली. याचे काही कारण आहेत, ते आपल्याला मुलाखतीमध्ये लक्षात येतीलच. आजची आपली मुलाखत आहे ती 92वी मुलाखत आहे. म्हणजे आतापर्यंत 91 मुलाखती वर्ल्ड साळी फाउंडेशनने घेतलेल्या आहेत आणि आजची 92वी मुलाखत आहे. लॉकडाऊनच्या या परिस्थितीमध्ये आपण सगळे सुरक्षित आहात, सुरक्षित राहा, मास्क, सॅनिटायझरचा वापर करा, सोशल डिस्टन्सिंगचा वापर करा आणि स्वतः व्हॅक्सिनेट व्हा. कारण वैक्सीनेशन हे एक फार मोठं उत्तम रक्षा कवच है. देवर सज्जनों, आज की जो मुलाकात है वो ऐसे एक महनी व्यक्ति की मुलाकात है कि वो मेरे मित्र भी है और मेरे बड़े भाई जैसे भी है, मेरे मार्गदर्शक भी रहे हैं. मैं बहुत कम लोगों का सुनता हूँ, लेकिन इनका जरूर सुनता हूँ. और मेरा नाम विजय वक्ते है. वक्ते मतलब मराठी में वक्ते का नाम होता है, जो भाषण करता है उसे वक्ता कहा जाता है. मैं वक्ते हूँ. मेरे परिवार में कभी किसी ने वक्तृत्व नहीं किया था. हमारे ग्रैंडफादर मुझे कहा करते थे कि हमारे जो ग्रैंडफादर थे, उन्होंने कभी तो भी एक स्पीच दिया था 100 साल पहले. उसके बाद में कभी किसी ने स्पीच दिया नहीं. बाद में शायद मैं ही स्पीच देता हूँ. थोड़ा बहुत वक्तृत्व है, थोड़ा बहुत. लेकिन जब मैं इनका सुनता हूँ तो मैं शांत रहता हूँ. बस ये बोलते रहते और मैं सुनता हूँ. मतलब उस वक्त ये वक्ते होते हैं और मैं श्रोता होता हूँ. बस मैं सुनता होता हूँ, क्योंकि इस दुनिया में एडवाइस देने वाले बहुत सारे लोग होते हैं. केवल मार्गदर्शन देना, इसके अलावा मार्गदर्शन देते समय हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी बताना, ये भी बड़ी जिम्मेदारी सामने वाले व्यक्ति की होती है. और जो जिम्मेदारी हमारे इस मित्र ने निभाई हुई है. मुझे याद है वो दिन जब मैं अंजनगांव, अचलपुर और उस दरमियान के दौरे, अमरावती का अकोला का दौरा मैंने किया था. तब इनकी ही गाड़ी में इन्होंने मुझे एक पूरा दिन घुमाया था. तो मुझे वो दिन आज भी याद है कि सिर्फ ये बोलते थे और मैं सुनता था. और इनको मैं बार बार कहता था कि आप बोलते रहिए, बस मैं सुनता रहा हूँ, क्योंकि बहुत दिनों के बाद किसी का अच्छा सुनने को मिल रहा है. ये मंत्रालय में भी कभी कभी मुझे मिलने आते हैं, जब अपने काम से आते हैं, या उनका काम भी होता है, क्योंकि वो बड़े क्लास 1 ऑफिसर है, सुपर क्लास 1 अधिकारी है वो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में. और ये जब मंत्रालय में आते हैं तो मेरे कैबिन में आते हैं, हम साथ में चाय पीते हैं. कभी कभी मेरा खुद का टिफिन होता है, वो भी हम आधा आधा बांट के खाते हैं. तब भी मैं इनको कहता हूँ कि आप बस कहते रहिए और मैं सुनते रहता हूँ. ऐसा एक व्यक्ति हमारे साथ में है. ऐसा कहा जाता है कि कभी कभी पुरखों का कुछ गुण हमने नहीं उतरता है, पुरखों का कभी कभी हम में गुण नहीं उतरता है, लेकिन हमारे साथ में ऐसे एक व्यक्ति है कि जिनमें अपने पुरखों का गुण उतरा हुआ है. वैसे तो उनकी तारीफ में क्या करूं, वो तो वाइस प्रेसिडेंट है, उपाध्यक्ष है स्टेट लेवल के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में. राजपत्रित अभियंता संगठन महाराष्ट्र राज्य, राजपत्रित मतलब जो गैजेटेड इंजीनियर है, उनके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके वो वाइस प्रेसिडेंट है महाराष्ट्र स्टेट के. वो सेक्रेटरी है इंडियन इंजीनियर फेडरेशन के. वो सेक्रेटरी है श्री जीवेश्वर गृह निर्माण संस्था अमरावती.
मैं खास करके उल्लेख करना चाहूंगा कि वहां पे अमरावती में जो मंदिर बना हुआ है उसके पास में बहुत बड़ी सारी लैंड है, और उस लैंड में अपने साड़ी समाज के काफी लोगों ने उस गृह निर्माण संस्था में भाग लेके आप अपने घर बनाए हुए हैं। उस गृह निर्माण संस्था की ये सेक्रेटरी है, ये ज्वाइंट सेक्रेटरी है कलाश्रय शिक्षण संस्था अंजनगांव सुरजी के, एक एजुकेशनल ट्रस्ट है अंजनगांव सुरजी में। मैं अंजनगांव सुरजी के बारे में थोड़ा सा बता दूंगा, लेकिन थोड़ा बाद में बता दूंगा। ये वहां के ज्वाइंट सेक्रेटरी एजुकेशन ट्रस्ट के, उसी के साथ में ये खुद उस पद पर काम करते हैं। इज अ डेप्टी इंजीनियर इन अ पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में के डेप्टी इंजीनियर है। चिखलदरा ये बहुत ही कूल प्लेस आहे, मतलब थंड हवेचं ठिकाण ज्याला आपण म्हणतो, जैसे महाबलेश्वर है, उटी है, शिमला है, कुल्लू मनाली है, उस टाइप में चिखलदरा नाम का एक कूल प्लेस महाराष्ट्र में है। वहां पे ये डेप्टी इंजीनियर है, अमरावती में रहते हैं। अमरावती ये महाराष्ट्र के विदर्भ में आता है, और अमरावती में अंजनगांव सुरजी जो गांव है, वैसे अमरावती में दो अंजनगांव है, एक अंजनगांव बारी है, हाँ अंजनगांव बारी है, एक अंजनगांव बारी करके है, और अंजनगांव सुरजी है। अंजनगांव सुरजी की विशेषता यह है कि अंजनगांव और सुरजी ये दो जुड़े हुए गांव है। इनमें से छोटी सी एक नदी जाती है, नदी के इस पार एक गांव है, उस पार एक गांव है। और अंजनगांव सुरजी अचलपुर ये जो गांव है, ये हिस्टोरिकल प्लेसेस है साड़ी समाज की। मध्य प्रदेश में या सूरत में बहुत सारे ऐसे जन है, हमारे साड़ी जन है कि जो वहां से स्थलांतरित होकर आए हैं, ऐसे अंजनगांव के सुपुत्र, और जिनका विशेष उल्लेख मैं करूंगा, ये कैलाशवासी विठलराव पाटनकर जी और डॉक्टर कृष्णराव धमाले जी के नातू है, मतलब ग्रैंडसन है। मतलब दोनों तरफ से इनका रिश्ता है। और एक बात कहूंगा, भारत का, पूरे विश्व भर का साड़ी समाज का इतिहास अगर लिखा जाएगा तो दो व्यक्तियों के नामों के बिना वो बिल्कुल नहीं लिखा जाएगा, जिनका नाम है डॉक्टर कृष्णराव धमाले और दूसरी व्यक्ति है विठलराव पाटनकर। आज दोनों भी नहीं है। इज इट राइट सर? इज इट राइट सर? यस, नहीं दोनों नहीं, आज दोनों भी नहीं है, लेकिन इनका रिश्ता इनसे यह है कि डॉक्टर कृष्णराव धमाले जी जो है, ये इनके मम्मी के पिताजी है, मतलब इनके ग्रैंडप्पा है। और कैलाशवासी विठलराव पाटनकर जी है, ये इनके पिताजी के पिताजी है, इनके पिताजी के पिताजी है। उनके ये जो ग्रैंडसन है, जिनका नाम है मिलिंद, सर जी आपका पिताजी का नाम सुधाकर राव, मिलिंद सुधाकर राव पाटनकर, मिलिंद सुधाकर राव पाटनकर। चार भाई है। मैं इनके परिवार से बहुत ही नजदीक से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि इनके परिवार का मैं खुद एक हिस्सा हूँ। मुझे तो कभी कभी ऐसा भी लगता है कि 4 नहीं शायद 5 भाई होंगे, मुझे भूल मत जाना कभी। तो इनके परिवार का मैं एक हिस्सा हूँ, अंजनगांव सुरजी के रहने वाले, और अमरावती में अभी उनका निवास है, अमरावती में वो रहते हैं, अमरावती में ही सेटल होंगे। ऐसे डॉक्टर कृष्णराव धमाले और कैलाशवासी विठलराव पाटनकर जी के ग्रैंडसन मिलिंद सुधाकर राव पाटनकर हमारे साथ में इंटरव्यू में जुड़े हुए थे। मैं इनका एक ही किस्सा आपको बताऊंगा कि जब मेरा जन्म हुआ था, 1973 की बात है, मेरा जब जन्म हुआ था, देखो कैसी मिलती जुलती है, मतलब भगवान भी कैसे रिश्ते बनाता है। मैं जब इनके घर में गया था तो इन्हें टिकट दिखाया था मुझे 1973 से। तो इनके पिताजी, मतलब इनके जो ग्रैंडअप्पा थे दोनों भी, माताजी के पिताजी और पिताजी के पिताजी, धमाले जी और पाटनकर जी, तो इन्होंने साड़ी समाज के विकास के लिए, तब साड़ी समाज इतना पास में नहीं आ रहा था, तो इन्होंने क्या किया कि सभी अपने मित्रों को लेके एक ऐसा नाटक शो भी किया था। उस टाइम कुछ 1 रुपया 1.25 रुपया ऐसा कुछ टिकट था। और देखो उसमें से मिलने वाले पैसे से इन लोगों ने तब जाके यस ये टिकट है ना सर आपका? ये टिकट है ना आपका? हैंडबिल है, ये उसका हैंडबिल है जब वो किया गया था। मैं दिखाऊंगा। ओके। ये रमाजी नाइक नाम का एक उन्होंने प्ले किया था, ड्रामा किया था 1 से 4 बजे तक। इसका थिएटर का नाम भी है कुछ वहां पे अंजनगांव करके। और मुझे लगता है ये टिकट का भी होगा यहाँ पे, थोड़ा सा इधर करेंगे तो टिकट का भी दर होगा यहाँ पे। कुछ टिकट मात्र वहां पे है
रुपया 5 रुपए आना आना आने आने 1 आने 2 आने ऐसा कुछ आने 8 आने ऐसे 8 आने 1 रुपया 2 रुपए और ऐसा कुछ वो टिकट था। 8 आने मतलब आप समझते हो 8 आने है ना, 16 आने मतलब 1 रुपया होता है, 8 आने आठ तब आने का टिकट 50 था ये। पैसे और होते हैं, उसमें से जो 50 पैसे होते हैं। उसमें से जो पैसे मिलते थे उस पैसे से इन लोगों ने तब समाज सेवा चालू की थी। और मैं अभी एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि जब मैंने वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन की स्थापना की थी तो हम हस्बैंड वाइफ ने सोचा ऐसा डिसाइड किया था कि हम किसी के पास में डोनेशन नहीं मांगेंगे। तो सबसे बड़ी हमारे बात में मन में बात आ गई कि हम डोनेशन नहीं मांगेंगे तो हम क्या करेंगे। तो देवी और सज्जनों में अच्छा गा लेता हूँ, देवी और सज्जनों में अच्छा गा लेता हूँ। आपको शायद पता नहीं होगा लेकिन मैंने ड्रामा में भी काम किया है। मैंने ड्रामा में भी काम किया है। हमारा राज्य नाट्य स्पर्धा जब होती है स्टेट लेवल की तो मैंने कई सारे स्टेट में जाके कुछ ड्रामा में काम भी किया है, नाटक में काम भी किया है। मेरी छोटी लड़की थी वो एक सीरियल में भी आई थी, छोटी वाली एक सीरियल थी, डॉक्यूमेंट्री थी, उसमें भी आई थी। तो मैंने मेरे वाइफ से कहा था कि देख अगर कुछ नहीं हुआ ना तो मैं जहाँ क्लासिकल संगीत सीखने जाता हूँ तो वहाँ के टीचर को लेके और तबल जी को लेके और अपना वो क्या कहते हैं उसको हारमोनियम को लेके गाँव-गाँव जाएंगे और गाएंगे और वहां से जितना पैसा मिलेगा उस पैसे से अपन साड़ी समाज की सेवा करेंगे। इतना छोटा सा मतलब मेरा मकसद था। लेकिन आज साड़ी वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन इतना बड़ा हुआ है, इतना बड़ा हुआ है, इतना बड़ा हुआ है कि एक म्यूजिक बैंड हम कर सकते हैं। लाखों रुपए का खर्चा उसमें होता है। हालांकि हमको उसमें ज्यादा सक्सेस नहीं मिला इसलिए हम वो प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं क्योंकि जेब से बहुत सारे पैसे डालने पड़ते हैं। लेकिन फिर भी देखिए सोच कैसी होती है। मेरे जन्म के टाइम जिन्होंने ये सोचा था वही 2017 में किसी एक व्यक्ति ने सोचा। तो कहीं कहीं तो भी एक सोच है उस व्यक्ति के, उनके ग्रैंडसन आज मिलिंद जी पाटनकर अमरावती से है। सर जी पहले तो आपका इस फेसबुक लाइव इंटरव्यू में आपका वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन के पूरी परिवार की तरफ से मैं पहले तो हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। उसी के साथ साथ आज आपकी शादी की सालगिरह है। आज आपकी शादी की सालगिरह को बराबर 25 साल पूरे हुए। 25 साल, इज इट राइट सर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? 26 हो गए, 25 साल पिछले साल हुए थे, 26 साल पूरे हो गए। सर जी 26 साल बहुत बड़ी बात होगी। आजकल तो 26 महीने भी चलती नहीं शादी। आजकल तो 26 महीने चलती नहीं है, 26 साल तो हो गए, बहुत हो गया मतलब काफी। आज आपकी शादी की सालगिरह, इसीलिए आपको और भाभी जी को शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। विशिंग व्हेरी व्हेरी हॅपी वेडिंग एनिव्हर्सरी। लग्नाच्या वाढदिवसाच्या आपल्याला खूप 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 शुभेच्छा। सर जी आपका परिचय तो हो गया सर जी। चलो थोड़ा सा मुलाकात के लिए शुरुआत करते हैं। आज की जो मुलाकात है ये हमारे वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन के लिए बहुत ही आइडियल मुलाकात होगी क्योंकि ये एक ऐसा बंदा है हमारे साथ में कि जो वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन के साथ में तन मन धन से लगा हुआ है। हालांकि अब डिप्टी जल्दी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होने वाले हैं। काफी समय थोड़ा कम देते हैं लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, जितना देते हैं उतना भी हमारे लिए बहुत है। लेकिन हम इनको छोड़ेंगे नहीं, भले ये काम करे या ना करे हम तो इनको बिल्कुल छोड़ेंगे। लेकिन हमारा ये पूरा दावा है कि हम तो मिलके काम करेंगे। और काम नहीं भी किया, इन्होंने मार्गदर्शन भी किया बड़े भैया जैसा, तो भी हमारे लिए बहुत है। सर जी आपका परिचय तो हो गया है ना सर, आपका परिचय तो हो गया। सर अंजनगांव अमरावती कैलाशवासी विठ्ठलराव पाटनकर, डॉक्टर कृष्णराव धमाले जी कैलाशवासी जी जी जी, ऐसा कार्य था इन लोगों ने। क्या मतलब क्या ऐसा ये कैसे लोग। आप मराठी में बात कर सकते हो सर? बिल्कुल मैं मराठी हिंदी इंग्लिश दोनों तीनों लैंग्वेज में बात कर सकता हूँ, कोई बात नहीं। मैं सिर्फ हिंदी में इसलिए बात करता हूँ सर जी हिंदी में जैसे हमको महाराष्ट्र में लोग नहीं सुन रहे, पूरे इंडिया से सुन रहे, इसीलिए हिंदी में बात करूंगा। कुछ मराठी में भी बात करेंगे, मैं कर सकता हूँ। मुझे तीनों लैंग्वेज में मैं एंकरिंग कर चुका हूँ, थोड़ी बहुत तो ठीक ठाक बोल लेता हूँ। और अगर मैं बोलना शुरू करूँ तो सबसे पहले तो मैं आपको बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतना बड़ा परिचय मेरा करा दिया कि अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं हूँ कौन। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार अपना इतना मुझे बड़ा बनाने के लिए। और दूसरी बात मैं आपको इसलिए धन्यवाद देता हूँ कि आज आपने जो मुझे मुलाकात के लिए, आपका सब लोगों का छुट्टी का टाइम मैं वेस्ट कर रहा हूँ तो सब लोगों से भी मैं एक बार तो माफी चाहूंगा कि आपका मैं छुट्टी का समय ले रहा हूँ, पर फिर भी विजय राव जी की इच्छा थी और चलो उनको ना तो मैं कह नहीं सकता हूँ।
तो मैं बड़ा खुश हूँ कि आज आपने मेरे शादी की सालगिरह पे 4 चाँद लगा दिए इस मुलाकात के जरिए। मैं जो घर में सेलिब्रेशन करने जा रहा था वो आपने वर्ल्ड वाइड कर दिया, और इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है? और बिना कुछ खर्चा किए अगर वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन लोगों को वर्ल्ड वाइड और बड़ा करता है, तो वो यही उसकी खासियत है कि वो कुछ बोले, कुछ खर्चा किए बिना तुमको ज़मीन से लेकर वर्ल्ड वाइड कर देता है। तो ये पता नहीं है कहाँ से दिमाग आपने लिया है कि लोगों को जहाँ बैठे हैं वहाँ बिठा के उनको इतना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म पर लाने का, जो अभी जब हम कम्युनिकेशन कर नहीं सकते तब आप सबको वर्ल्ड वाइड कर रहे हो, और जब कम्युनिकेशन कर सकते थे तब सारे हिंदुस्तान को आपने एक चेयर पे लाके बिठाया था हो। तो ये जो अपना कांसेप्ट है, ये कांसेप्ट ही देख के मैं थक गया, मैं आश्चर्यचकित हो गया हूँ, मैं सोचते-सोचते थक गया हूँ कि ऐसी इतनी बड़ी सोच रख के उसको प्रैक्टिकल में कोई आदमी ला सकता है। तो मैं तो सबसे पहले आपको धन्यवाद दूँगा, और आपने मुझे चुना है इसके लिए मैं भाग्यशाली खुद को समझता हूँ। हमारे सारे फैमिली वाले बहुत खुश है आज। बोले सबसे पहले वर्ल्ड डब्ल्यूएसएफ का प्रोग्राम, बाद में अपना सेलिब्रेशन। सो दिस इज़ काइंड ऑफ ऑनर टू डब्ल्यूएसएफ। सभी देखने वाले को भी मेरा नमस्ते। उनको भी मैं उनका समय वो मुझे दे रहे हैं देखने के लिए, तो मैं उनको पहले ही धन्यवाद दे देता हूँ। उनको अगर कुछ डिस्टर्ब मेरे समय की वजह से हो रहा तो माफ़ी भी माँग लेता हूँ। और जहाँ तक मेरी परिचय की बात है, साहब ने जो बता दिया है, वक्ते साहब का, मैं पहले ये बता दूँ कि वक्ते साहब जो कह रहे हैं कि मैं कुछ बोल लेता हूँ, तो उनका जो नाम था, ऐसा कहते हैं कि कोई कोई नाम किसी बेवजह किसी को नहीं दिया जाता। किसी 7 साल पहले किसी बंदे ने अपने यहाँ, पहले वो सरोदे लोग आया करते थे, जो अपने को सरनेम दिया करते थे, सरनेम बदला करते थे। जब ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट नहीं था तब की ये बात है। तो उस 10 साल पहले, 50 साल पहले किसी जानकार एक आधे सरोदे ने या वो नाम लिखने वाले ने आपके पुरखों को नाम देके रखा होगा कि तुम्हारे 10वीं पीढ़ी के बाद कोई बंदा आने वाला है जो ये इस वक्त नाम को सार्थक करेगा। तो भले ही आपके पिछला कोई बुरा नहीं हो, आपने उस नाम को जरूर सार्थक किया है। जितनी जगह आप बात कर रहे हो, जिस ढंग से आप अपना खुद का प्रेजेंटेशन स्टेज तक ला रहे हो, आपने आपका नाम जरूर सार्थक कर दिया है। बात वही पकड़ के मैं कहूंगा कि पुरानी पीढ़ियां जो कुछ करती थी, उनको एक विजन था, बहुत दूर का विजन था, जितना हम सोच भी नहीं सकते थे। इसलिए तो तुकाराम महाराज ने कहा था कि वृक्षो बलिया आमा सोयरी। 300 साल पहले जो कहा था वो आज लोगों को ध्यान में आ रहा है। तो ये पुराना विजन था। रही मेरी बात, तो मैंने कुछ नहीं किया है। पता नहीं लोग मुझे क्यों बुला लेते हैं, और वक्ते साहब तो कहते हैं कि हम इनको साथ में रहेंगे, इन्होंने काम नहीं किया, तो भी क्यों रखते हैं मुझे समझ में नहीं आता। पर बात एक है, मैं सिर्फ ये कर रहा हूँ, मैंने जो देखा है, मैं जिस समाज मतलब नॉट ओनली सकुल साई समाज, बट जिस लोगों में मैं छोटा होके बड़ा हुआ हूँ, अंजनगांव, सुरजी, अमरावती, विदर्भ से लेकर मुंबई तक बहुत दूर दूर मेरे रिश्तेदार है, सबके साथ में मैं घूमते फिरते बड़ा हुआ हूँ। हमारे घर में वो पहले से सबसे मिलजुल कर रहने की हमारी माता जी की, पिताजी की आदत है, तो बहुत लोगों में बैठा हूँ, बहुत सारी बातें सुना हूँ। तब से मैंने देखा है मेरे आसपास में, यहाँ पर जो समाज है, उस समाज में मैंने बहुत चीजें ऐसी देखी कि वो बहुत, जिसको अपन खासियत पाते, जिसको स्पार्क पाते, ऐसी चीजें यहाँ पर है। ऐसी ऐसी चीजें यहाँ पर अमरावती ही नहीं, अमरावती, अंजनगांव, विदर्भ के सब लोगों ने की है। मैं सिर्फ इतना सोच के चल रहा हूँ कि ये चीजों में संभाल के रखूं, और बाकी लोगों को सिर्फ बताऊं, तो ही मेरा सामाजिक कार्य हो गया। मुझे किसी के घर जाके या किसी को और ज्यादा सामाजिक कार्य करने के बजाय, मेरे पुरखों ने जो किया था वो मैंने संभाल के रखना, और वो लोगों को बताना कि ये ऐसा ऐसा था और ये सही था, यही अपने को आज ही करना है। अगर वो लोगों को ध्यान में आता है और सही में वही होता है, तो मैं समझूंगा कि हमारी सारे समाज की पुरानी धरोहर कितनी अच्छी थी, उन्होंने कितना सोच के कुछ किया था, ये लोगों तक बताना, यही यही अपना समाज कार्य होगा। तो ये जो कोई बता नहीं रहा, हर एक आदमी आजकल मैंने क्या किया ये बताने के लिए लगा हुआ है कि मैं ये करूंगा, मैं क्यों करूंगा, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, या मुझे ये करना है। सबको कुछ ना कुछ करना है, जरूर करे, करना ही चाहिए। मैं एक धागा ये पकड़ के चल रहा हूँ कि मुझे कुछ करने के बजाय जिन लोगों ने कुछ किया है उनका लोगों को बताते रहो। कोई वो भी तो बताए, पुराने लोगों ने कुछ किया है, और अब मैं जो नए जनरेशन में घूम रहा हूँ, जो मेरे उम्र की है, जो मिडिल एज की है उसमें, और जो आने वाली है, मैं आने वाली जनरेशन के बारे में तो बहुत ही ज्यादा सोच ही रहा हूँ, और बहुत ही ज्यादा उम्मीद से भरा हूँ, बहुत ज्यादा होपफुल हूँ, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, बहुत ज्यादा होपफुल। मैंने इतने स्पार्कल हमारे समाज के लड़के, नौजवान लड़कियां देखे, कोई अपने स्पोर्ट्स में, कोई एजुकेशन में, कोई लॉ में, अब सबके नाम में धीरे धीरे बताऊंगा, या नहीं भी बताया तो भी आप लोग जान सकते हैं। तो ये सब चीजों को लाके सामने लाके रखना है, यही मैं अपना सामाजिक कार्य समझता हूँ कि इनको अगर एक आधा, जैसे अपने मुंबई में सातपुते बंधु है, यहाँ पे हमारा वो सुनील हमारा जगह लड़का फायरिंग में मास्टर किया हुआ है, स्पोर्ट्स में है, एथलेटिक्स में है, वक्ते साहब के साथ में वर्ल्ड फाउंडेशन से जुड़े हुए, कलबुर्गी से लेकर तो बहुत सारे लोग है, कोरे बंधु है।
इतने सारे लोग जो है इनको इनको एक दूसरे को पता करना, समाज को पता कर देना, ये काम भी कोई कर ले तो भी बहुत बड़ा काम है। जरूरी नहीं कि वो घर जाके ही काम करे। और हुआ ये, एक दिन मुझे पता चला कि यही तो वर्षाली फाउंडेशन कर रहा है, तो फिर मैं उनका क्यों ना हो जाऊं। तो ये मेरे लिए बड़ी बात है कि वक्ते साहब जी मुझे भाई कहते हैं। मैं उनको बड़ा भाई कहता हूँ, क्योंकि एज से बड़ा होना कोई बड़ा होना नहीं होता है। अनुभव से उन इतने बड़े हो चुके हैं, कुछ सालों में उन्होंने इतना इकट्ठा किया है। मैंने इतने साल समाज में रह के जो सीखा नहीं होगा, वो उन्होंने कुछ सालों में हासिल कर लिया है। तो आगे बहुत बड़ा समंदर है, बहुत बड़े होने के, बहुत ज्यादा काम करने की संधियां उनके पास में है। मेरी उनके लिए शुभकामनाएं। और मैं इंट्रोडक्शन में आपको इतना ही बोलूंगा कि मुझे आज सम्मानजनक लग रहा है जो आपने आज मुझे बुलाया। रहा मेरे 2-4 पदों का जो उन्होंने उल्लेख किया, पीडब्ल्यूडी चिखलदरा में सर्विस करता हूँ। आपको बता दूं, जो अमरावती में है, जो मेरे जानते हैं वो तो पता है, सब सारे बहुत सारे लोगों को मैं इन्वाइट करता हूँ कि आओ घूमने। वो एक टाइगर प्रोजेक्ट है, व्याघ्र प्रकल्प है, जो ऑल इंडिया लेवल पे फेमस है। और वहाँ पे बहुत सारे टूरिज्म आते हैं वो डिपार्टमेंट में काम करने के लिए। वहाँ आदिवासी लोग बहुत सारे हैं, तो आदिवासी लोगों के लिए काम करने में मुझे खुद को भी आनंद आता है। बहुत गरीब लोग है, नासमझ लोग है, उनको कुछ पता नहीं, उनके पास में फैसिलिटीज नहीं, रास्ते नहीं, पुल नहीं, बांधे हुए अच्छे बिल्डिंग नहीं, दवाखाने हॉस्पिटल्स नहीं। वो बांधते बांधते मैं वो काम में इतना जुड़ जाता हूँ। मेरा इंजीनियरिंग, ये मेरा पैशन भी है, मेरी चाहत भी है। इसलिए भी मैं शायद बाकी काम को कम कम वक्त दे पाता हूँ। पहले मैंने एक काम धारनी में मैं था, वो भी ट्राइबल एरिया में था। वहां मैंने महाराष्ट्र तो मध्य प्रदेश एक इंटर स्टेट बड़ा सा ब्रिज बांधा। जो लोग देखने के आते थे, इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स, उनको समझाना, लेक्चर देना, वो टेक्निकल बताना, इसमें मेरा बहुत ज्यादा एनर्जी भी गया, टाइम भी गया, और वो मुझे अच्छा भी लगा। क्योंकि जो मुझे मेरे कॉलेज में मिलता नहीं था, वो मेरे आने वाले स्टूडेंट को मेरे ही कॉलेज के लेक्चर के साथ में मैं अगर बांट सकूं तो वो खुशी की बात थी। तो वो एक ऐसा टाइम बाउंड और उस टाइम का वक्त था, तो वो मैंने वहां करा लिया जो वही करना था। ऐसे सर, इसमें मैं जब से सर्विस में लगा हूँ, मैं सोशल में मैं खुद प्रोग्राम अरेंज करता था। मैं जब गांव में था, अंजन गांव में, मेरा अच्छा सा सोशल ग्रुप था। हमारा एक गणपति का मंडल, एक नहीं 2 मंडल थे। एक महापुरुष समाज कल्याण नाम का एक बहुत पुराना मंडल है, जिसके बारे में आगे आपको बताऊंगा। वो मंडल था। एक त्रिशूल नाम का दूसरा मंडल था, वहाँ के बहुत सारे कार्यकर्ता थे। उसमें भी अभी अभी सही में तो याद आती है तो पहले दुख की बात निकलती है कि उसमें हमारा अच्छा सा बंदा एक कोरोना में भी 2 दिन पहले ही चला गया। मुझे बड़ा दुख होता है वो याद निकल के, पर अब इलाज किसी के हाथ में कुछ रहता नहीं। पर ऐसे बहुत सारे लोग वहां पर जिनके साथ में मैं जुड़ा हुआ था, हमारे साथ में थे, उनमें मैं काम भी सबके साथ में करता था। और इन सब बंदों ने हमारे साथ में रह के बहुत सारा एंजॉय भी किया है, बहुत सारा सीखा भी है, आगे भी गए हुए हैं। तो ये सारा सोशल करते करते मेरा वक्त जिन लोगों के साथ में मैं जुड़ा हूँ, उनके साथ में काम करने में चला गया है। और बाकी स्पेशल जाके कुछ काम करने का मुझे ये बोलो कि मौका नहीं आया है, उतना वक्त ही नहीं आया। तो जो हो रहा है वही करते करते मैं आगे चल रहा हूँ, यहाँ तक आया हूँ। और मैं स्पेशली अमरावती में जो समाज का काम हुआ है, अचलपुर में जो पुराना समाज का काम है, जो अभी हो रहा है, जो नए बंदे, नए लड़के, अपने स्टूडेंट्स है, जो नया यूथ आया हुआ है, वो भी बहुत होनहार है। उन सबको अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, अच्छा वक्त मिले, उनका एक कम्युनिकेशन आपस में रहे, उसका उनको फायदा मिले, उनका लाइफ बेटर मिले, इसके लिए मैं मेरे तरफ से जो होगा वो करने के लिए तैयार भी हूँ और करते रहता हूँ। वो किसी प्लेटफॉर्म पर जाके ही करना ऐसी चीज नहीं है, जो बंदा आता है उसको हेल्प करते रहता हूँ। तो वो चीजों से एक लोगों को लगाव लगा है, और उसी में मेरा वक्त भी जाता है, और मैं भी उसे में मेरा समाधान पाता हूँ, इसलिए वो चल रहा है। रही बाकी चीजों की बात, जो मैंने जैसा वक्ती साहब ने अभी परिचय में बाकी चीजें बोलती है, ऑल इंडिया इंडियन इंडियन फेडरेशन का जो मैं सचिव हूँ, वो जैसे वक्ती साहब बोल रहे हैं, 2-3 मुद्दे थे इंजीनियर्स के, जो मैं उनके 2 मीटिंग में मेरे तरफ से प्रेजेंट किए मैंने कि इंजीनियर्स का ऑल ओवर ग्लोबल एक कम्युनिकेशन, ऑल ओवर इंडिया लेवल पे एक सेम तरह का कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए। तो वो उनको पसंद आ गए, तो कहे कि तुम हमारे साथ में जुड़ जाओ। तो मैं जुड़ गया। कुछ मैंने वहां जाके उनके बहुत सारे पीछे, इलेक्शन नहीं जीते या मैं बहुत दूर तक उनके साथ में काम भी नहीं किया, लेकिन 2-4 मीटिंग में उन्होंने कहा कि तुम हमारे साथ में रहो, तो मैं रह गया। वही चीज हुई कैसेटेड इंजीनियर एसोसिएशन की। उनके जो सेक्रेटरी साहब और उनकी जो हाई क्लास की जो ऊपर की बॉडी थी, उनके साथ में मैं कुछ 2-4 मीटिंग किया। वहां पर हमारे जो नए ज्वाइन होने वाले इंजीनियर के लोग हैं, उनकी कुछ प्रॉब्लम्स है आज तक है। उसके बारे में मैं जब उनसे बातचीत किया, तो उनको पसंद आया कि नहीं चलो तुम रहो हमारे साथ में, तो मैं रह गया। बस ऐसे चलते आ रहा है, जैसे कि आपके साथ में हो, और आप जैसे लोग साथ में है, तो काम करने में आनंद भी आता है। यही मकसद है और यही खुशी है, तो ये चल रहा है। So thank you for selecting me for today's interview. I'm thankful to all who are watching me. Thankful to all who are फॉलोइंग मी, जो मुझे सराहना करते हैं, जो मेरे काम के साथ मेरे साथ में जुड़े रहते हैं, इन सबके लिए भी मैं उनका सबका आभारी हूँ सर। जी, कैलाशवासी विठ्ठलराव पाटणकर और डॉक्टर कृष्णराव धमाली जी, जो भी हाँ, हमको फेसबुक लाइव के माध्यम से और कल यूट्यूब पे भी देखेंगे, हाँ,
हाँ, इन हाँ। महनीय व्यक्ति के बारे में थोड़ा-सा कुछ हमको बताएँ? बताता हूँ, श्योर। दोनों मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ, उनके भाग्य का ही मैं आनंद ले रहा हूँ, ऐसा कहा तो गलत नहीं होगा। कृष्णराव जी धमाले डॉक्टर थे, डॉक्टर कृष्णराव दावलाजी धमाले उनका पूरा नाम था, जो मेरे माताजी के पिताजी थे, मतलब मेरे नाना जी थे। मेरी माताजी उनकी अकेली लड़की थी, उनको भाई नहीं, उनको बहन भी नहीं, तो उनका सब कुछ हमारी माताजी ही था। और मैं उनका पहला पोता हूँ, तो मुझे मेरे जन्म होते ही उन्होंने मुझे सँभालने को ले लिया, तो मैं अपना बहुत सारा एजुकेशन उनके साथ में लेके गया, तो मुझे वो पोता अपने घर पे बड़ा करने के लिए वही उनके घर में रहता था। और उनका घर, ये संस्कार आज स्कूलों में, कॉलेजों में या संस्कार के सारे मूल्य संस्कार के विद्यापीठ के सिलेबस में जितने संस्कार लिखे नहीं होंगे, जितने लिखे भी होंगे, उससे बहुत ज्यादा कई ज्यादा संस्कार उनके घर में और खून में थे। घर में रहने से लेकर जिमेश्वर के वो पहले से भक्त थे, तब अपना समाज इकट्ठा नहीं हुआ था। ये बात है करीबन 1970 के आसपास की। तो उसके पहले का भी इतिहास आपको थोड़ा-सा बता दूँ। 1970 में जब 67 में मेरा जन्म हुआ, जब 4-5 साल का मैं था, मुझे जब से समझता था, तब से वो सुबह उठ के काकड़ आरती से लेकर जमेश्वर मंदिर में जाके वहाँ का काम करना। वो मंदिर को जब सिर्फ एक मंदिर था, उसके बाजू में ओटा था, वो साफ भी करने को कोई लोग नहीं आते थे। वहाँ पे अभी बड़ा-सा हॉल बना है। बाद में बहुत सारे लोगों ने वहाँ पर गाँव में बहुत कार्य किया है समाज का, मैं बताऊँगा आपको भी। और बहुत अच्छा कार्य किया है, लेकिन वो उन्होंने तब किया है जब वहाँ कोई था नहीं और उनकी भक्ति निस्सीम भक्ति थी, निस्सीम भक्ति थी। वो मंदिर और उनका हॉस्पिटल, दवाखाना, तब दवाखाने आज के जैसे पॉश नहीं हुआ करते थे। एक एक टेबल अभी भी मेरे पास में है, उसके पीछे एक कुर्सी, एक बेंच सामने रखा हुआ, एक छोटा-सा बाजू में कंपार्टमेंट किया हुआ जहाँ से वो ट्रीटमेंट देते थे। और दवाई कम दवाई से ज़्यादा दवाई खुद के पास से ही बहुत सारी दिया करते थे, मेडिकल शॉप बहुत ज़्यादा रहते नहीं थे और वैद्य नाम से जैसे लोग जाते थे उस टाइप का उनका, हालाँकि वो एलोपैथी की प्रैक्टिस करते थे। पर आए वो पैसे अपने और नहीं दिए वो उसका भला, इस तरह से वो सब सारा चलता था। खुद वो तानपुरा लेके कीर्तन करते थे। जो तानपुरा हमारे घर में था, घर में उसका रियाज़ होता था। वो खुद लिखते थे। आपने अगर जिग्नेश्वर के कुछ गाने सुने ही होंगे, हम तो बाद में मैंने मैंने खुद ने सिर्फ उनका साहित्य निकाल के फिर उनका जो एक आपको मैं बताता हूँ, उनका एक म्यूज़िक का एल्बम हमने रविंद्र साठे जी से पब्लिश करके जो निकाला, जिसको आपने बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, जो दिखता है। इसमें ये जो 2 लोग हैं, ये और ये दोनों मेरे ग्रैंडफ़ादर हैं। ये डॉक्टर कृष्णराव जी धमाले और ये विठ्ठल राव जी पाटणकर, ऐसे दोनों। तो मैं आपको ये बता दूँ कि वो खुद कवि थे, वो खुद लिखते थे। इनका संस्कृत का अभ्यास था, इसलिए उनका लिखना बहुत अच्छा था। तो वो तब मुझे याद है कि दोपहर के में धूप काले में दोपहर को 12-1 बजे तक के दवाखाने का काम हो गया कि खाना खाएगा, फिर वही अपनी सतरंजी बिछाएगी कि वहाँ बैठेंगे, पेन लेंगे, तो कुछ तो भी लिखते रहेंगे। मुझे तब बड़ा मज़ा आता था कि दादाजी मस्त लिखते, उनके बाजू में बैठ के मैं अपनी पहली दूसरी की पढ़ाई करता था। ये उस टाइम का संस्कार था कि पिता दादाजी भी लिखते हैं, मुझे भी लिखना चाहिए। तो तब उन्होंने ये सारे गीत लिखे हैं, उसके पहले भी शायद उन्होंने लिखे थे। जैसे-जैसे मैं बड़ा हुआ, बाद में मुझे पता चला कि ये कविता लिखते हैं और फिर मुझे भी वो थोड़ा-थोड़ा समझाने लगे, बताने लगे और मैं भी थोड़ा समझने लायक हो गया। तो ये उनका खुद का था, तानपुरा लेके कीर्तन करते थे और उस टाइम में जब भी काकड़ आरती, अगर लोगों को पता होगा महाराष्ट्र में तो सबको पता है, मुझे अगर महाराष्ट्र के बाहर के लोग देख रहे होंगे तो पता नहीं, लेकिन मॉर्निंग में जो भगवान की आरती होती है, जो स्पेशली अश्विन मास में होती है, कार्तिक मास में होती है, वो कार्तिक स्नान कहते हैं उसको, तो वो कार्तिक मास की आरती को काकड़ आरती करती है, जो सुबह 5:30-6 बजे सूर्योदय से पहले किया करती है। ये वो सब सुबह जाके करते थे। श्रावण महीने में वहाँ शाम को एक पोथी का पारायण होता था। एक नहीं, अनेक सारी पोथियों का। मैंने वहीं महाभारत, रामायण और न जाने कितनी सारी कथाएँ जो आज टीवी सीरियल जिनकी बन रही है, सारी कथाएँ मैंने वहाँ सुनी। अपनी दादी के गोद में बैठ के, दादाजी के साथ में बैठ के मैं सुना करता था। तो एक बड़ा अच्छा संस्कार था वो, ये डॉक्टर साहब से हमने पाया। वो खुद नाट्य कलाकार थे। उस वक़्त बाल गंधर्व का वक़्त था और नाटक में काम करने के लिए स्त्रियाँ नहीं मिलती थी और मेरे नाना जी बहुत सुंदर थे। उनका आवाज़ भी बहुत मधुर था। उस वक़्त नाटक कलाकार को खुद गाना पड़ता था। तो ये गा भी सकते थे, हारमोनियम भी बजाते थे, इसलिए उनको ताल समझता था और ये खुद नाटक का पात्र भी करते थे। तो ये सारी चीज़ें उनके साथ में थी, इसलिए वो उस गुण की तरफ उस गुण को लेके चलते थे, इसलिए उनकी और उसी गाँव में मेरे दादाजी, जो मेरे पिताजी के फादर थे, श्री विठ्ठल रामचंद्र पाटणकर, वो रहते थे। वो एक बहुत ही इंट्रोवर्ट, जिसको अपन कहते हैं, बहुत ही कम बोलने वाले, मितभाषी ऐसे एक व्यावसायिक थे। उनका पहले तो फोटो के फ्रेम बनाने का व्यवसाय था। फिर उन्होंने जब दादा साहेब फाल्के ने खुद का कैमरा और वो संशोधन जब किया गया,
खुद का कैमरे का, सादा शायद वो 52 की या 42 के पहले की बात है। इन्होंने 42 के पहले 1935 की बात है शायद, मैं तो था नहीं, मैंने बाद में सब सुना। 35 या 42 के समय की बात है। तब उन्होंने वो एक वृत्तपत्र प्रिंटिंग होने का नया नया बिजनेस तब चालू हो गया, तो पेपर में और किर्लोस्कर नाम का एक मासिक किर्लोस्कर निकलती थी, वो या उसकी पहले शायद उन्हें पता चला कि ऐसा कुछ चीज होता है कि जिससे अपन वो पिक्चर दिखा सकते हैं। तो उन्होंने वो छोटा कैमरा और ये सारा वो फॉरेन का, इंग्लैंड के टाइम का लेंस मेरे पास में है, अगर मैं आपको कहूँ तो एक इंग्लैंड का लेंस है, मैं आपको दिखा दूं। तो वो सब जमा करके उन्होंने कैमरा बनवा के, उस टाइम में जब उधर मूवीज का चल रहा था फाड़ जाकर, तब के वक्त में 1937 या 42 के था, बिफोर इंडिपेंडेंस, उन्होंने वो कैमरे का ये चालू किया। वो खुद भी लिरिक्स लिखते थे। और नाटक में नेपथ्य नाम की चीज होती है, आपको पता होगा, आप जैसे जो भी कलाकार होंगे जिसको अपन अभी स्टेज अरेंजमेंट, लाइटिंग और ये करते हैं, तो इसमें वो माहिर थे। वो खुद ऑयल पेंट के आर्टिस्ट थे। तो ये दोनों लोग साथ में, गांव में, छोटा सा गांव था, एक ही गांव में होते थे, दोनों का एक दूसरे से अच्छा परिचय था, ये दोनों साथ में काम करते थे। तब इन्होंने साहित्य का लिखन किया और रख दिया। खुद गाते थे एक आधे कीर्तन भजन की जगह पे और रख देते थे, और ऐसे ही रखा हुआ था। ये उनका उस टाइम का काम था। तब उन्होंने कोई प्रसिद्धि नहीं दी, कुछ नहीं दी। उन्होंने अगर किया होगा तो जब उनको पता चला कि हमें कुछ काम करना चाहिए, मंदिर बांधना जरूरी था, मंदिर के लिए पैसा नहीं था, तो जिमेश्वर का सबसे पहला मंदिर अंजनगांव में जब बांधा गया, उस मंदिर के लिए लोगों से वजह नहीं मांगना, ये फंडा ही उस वक्त था नहीं कि किसी को चंदा मांगा जाता है, ये बात ही उस वक्त थी नहीं। तो फिर पैसा कैसे इकट्ठे करेंगे? तो कहते हैं कि लोगों को कुछ देंगे तो कुछ मांगेंगे, तो अपन क्या दे सकते हैं? तो गा सकते हैं, तो भजन कीर्तन कर सकते हैं, इतना भजन कीर्तन कर सकते हैं, गा सकते हैं। तो उन सब कलाओं को एक जगह करके, और एक आदमी वहां पर था, मैं आपको नाम बता दूं, जो मेरा बड़ा सौभाग्य है कि उस फैमिली से मैं जुड़ गया हूँ मेरी उम्र में। बाबूजी गोतमारे नाम का, बाबूनिया लोग कहते थे उनको, गाने सबका, वो एक थे। तो वो खुद एक अच्छे, हमारे गांव में संगई परिवार नाम की एक बड़ी फैमिली है, उनसे जुड़े हुए थे, और उनके घर में ये नाटक करने के लिए जो साहित्य लगता है, ड्रेस, मेकअप, कपड़े, जवाहरात, इसका जो मटेरियल लगता है, वो सारा उनके साथ में था। तो ये तीनों चारों लोग एक जगह आके, और पहले से मैं आपको बता दूं, अगर आप देखने वाले लोग जो भी इसमें, कि साड़ी समाज, वस्त्रों का काम करने वाला समाज, हमारा समाज पहले से ही कारीगर है। ये मेरे गांव की बात नहीं कह रहा हूं मैं, तुम्हारे ही गांव में, तुम्हारे आसपास में, अगर तुम 2 कदम पीछे जाके अपने पुरखों को देखेंगे, तो हमारे लोग कष्ट करने वाले लोग हैं। हमारे लोग बेसिकली आर्टिस्ट है, क्योंकि हमारा पेट भरने का व्यवसाय आर्ट बेस्ड था। हमको बुनाई, कढ़ाई, वो जरी काट का डिजाइन निकलना, यहाँ से लेकर उसको पैकिंग करने से लेकर मार्केटिंग करने तक की सब चीजें हमारे समाज को पता थी। एक अच्छा सा किताब अभी वर्षाली फाउंडेशन में जो अपन ने पब्लिश किया था, उसमें सारी वो कहानी लिखी हुई है, मैं किताब भी आपको बता दूं थोड़ी देर बाद। तो ये सारा कला अपनी इसमें थी, इसलिए हमारे लोग पहले से ही कलाकार थे। तो ये सारी कलाकारी और उसमें उस वक्त का वक्त, और ये ऐसे 2 4 5 बहुत कुछ काम करने वाले लोग इकट्ठा आ गए, और इन्होंने मिलकर फिर एक पहली बात जो बनाई, ये जो आपको दिखाया मैंने, ये 72 का नहीं, ये आपको अगर इसमें एक साल दिखता होगा, तो ये 23/6/55 का हैंडबिल है। 55 पहला नाटक, सॉरी 55 का, यस, 13/6/55। तो 1955 में उन्होंने पहला नाटक किया। अब आप सोचिए, जब इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं, जब कोई कम्युनिकेशन का नजरिया, ये हैंडबिल, तब प्रेस नाम की चीज कुछ नई निकली थी, तब ये हैंडबिल बनाया गया था। स्वस्तिका अमरावती, तब उन्होंने अमरावती में आके हैंडबिल बनाया था, कुछ 50-100 बनाए होंगे। उसका एक कागज मैंने ओरिजिनल संभाल कर रखा, उसका ये इलाज झड़क से, जो कलर झड़क मैंने बनवा के संभाल के रखा, कि आपको नई 1935 बोले तो वो 1955 बोले तो 55 साल, 45 साल वो 20 है, तो ये 65 साल की, 70 साल, 75 70, हाँ 75 साल की ये इसका अभी पुराना एज हो गया। तो 75 ईयर्स बिफोर हमारे पुरखों क्या करते थे, चंदा नहीं मांगते थे, पैसा जमा करने के लिए उन्होंने खुद एक नाटक अरेंज किया था। इसमें सबके नाम आपको दिखेंगे, इसमें जो नाम है, ये पेंडू खरे, पराए, पाटनकर, ये सब अपने समाज के नाम है। ये पांडे जी, उनके साथ में बाकी लोग भी जुड़े हुए थे, गोतमारे का भी नाम है इसमें। तो ये सब जो लोग थे, अनंतवारे, धमाले जी का नाम है, धमाले, देश पांडे, ऐसे कुछ समाज के गांव में ये बड़े लोग, और हमारे समाज के बहुत सारे लोग, तौले है उसमें नाम एक आया हुआ, ये सब लोग जो थे, इन सब लोगों ने, गढ़ीकर है, ये अपने 70% अपने समाज के लोग, इन्होंने आके ये नाटक करके स्टेज पर टेम्बे वगैरह का लाइट पकड़ना पड़ता था, वो जला के हुए वो लाइट देख करके
लोगों को इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है कि लोग उसको टिकट के लिए चंदा कुछ पैसे दे सके। 8 आने बोले तो 50 पैसा होता है। जो नए लोग हैं उसको पता नहीं, तो बताऊं मैं, तो 50 पैसे, 1 रुपया, 3 रुपए और 5 रुपए ऐसी टिकट रख के उस टाइम में 5 रुपए बोले तो आज की 500 रुपए की टिकट तो जरूर हो गई होगी। तो उसके हिसाब से जमा करके उन्होंने वो पैसे से मंदिर भी बांधा है, वो मंदिर भी आ जाए वहां पर। ये उनका पहले से फंडा। ये सब चीजें पता नहीं है लोगों को, तो मैं सिर्फ इतना ही कर रहा हूँ कि ये भाई धरोहर संभाल के रख रहा हूँ, लोग बता रहा हूँ। तो इस तरह से डॉक्टर धामाले जो आपने पूछा था, वो खुद डॉक्टर होने के बाद में वो नाट्य सृष्टि में थे। ये दोनों दोस्त थे। फिर रही मेरी मेरी हमारे मम्मी की, मेरी माता जी की और पिताजी की बात, तो उनको अकेली लड़की थी। विठ्ठलराव पटंजर जी को दो ही लड़के, दो ही अपत्य थे। एक लड़का था जो मेरे पिताजी है, और एक लड़की थी जो मेरी आत्या है, जो अभी गुजर चुकी है, जो कोल्हापुर में रहती थी। अच्छे से विखार फैमिली में से उनका रिश्ता जुड़ा हुआ है। उनकी भी बहुत सारे लोग अभी होते इंजीनियर हुए, अच्छे अच्छे लोग। तो फिर गांव में ही थे, पहचान के थे, दोनों होनार थे, अच्छा लड़का था, तो गांव में ही शादी हो गई। और मैं उनका कॉमन रिप्रेजेंटेटिव हूँ, जो मुझे करना ही था। शायद मेरे रिप्रेजेंटेशन होने के लिए ये सारा बना था, तो मैं आगे चला रहा हूँ। उसके बाद में मैं जुड़ा। मेरी शादी जो हुई, मेरी जो पत्नी है, मैं थोड़ी देर बाद आपको परिचय करा दूंगा, वो श्री गोविंदराव गोतमारे जी की पत्नी है, जो गोतमारे फैमिली, जो अभी मेरे बनाजी गोतमारे जो वहां पर थे, अंजन गांव में रामभोग गोतमारे जी उनके पिताजी थे। तो उनकी जो फैमिली थी बाजू में रहने वाली, उनका जो थर्ड जनरेशन है, वो भी मेरे साथ में मेरे शादी के बाद में जुड़ गए। वो भी उसमें जुड़े हुए थे। समाज छोटा था अपना, आपको भी पता है सब लोगों को, कम ही लोग थे हम लोग, तो आपस में रिश्तेदारी हो जाती। तो इस तरह से सबका रिप्रेजेंटेशन करना, यही मेरा ध्येय रहा है और यही मुझे करना चाहिए, उतना ही मैं कर रहा हूँ। अच्छे फैमिली से जुड़ा हूँ, अच्छे लोगों से जुड़ा हूँ, उनका सब दिखाने के लिए ही, उनका दिखाते दिखाते ही मैं खुद बड़ा हो रहा हूँ। मुझे कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, कुछ कर ही नहीं रहा हूँ मैं। फिर भी आप मुझे बड़ा कहते हैं, आपका ये बड़प्पन है, आई एम वेरी थैंकफुल। पर ये उनका सबका कार्य है। और रही बात विठ्ठलराव पटंजर जी की, तो उनके साहित्य में सबसे हाईएस्ट चीज जो आपको मैं बता दूं, जो आप सबको पता है कि आरती उजड़ी तो तुला, ये जो आरती आप सब लोग, हमारे ससुर जी ने उसमें बहुत मेहनत की, और वो अभी ऑल अखिल भारतीय साई समाज के लिए भी वो आरती स्वीकृत हो चुकी, कई सालों से, 25 साल पहले से हुई है, और तब से लोग गाते हैं। तो एक दिन मुझे ध्यान में आया कि मेरे ये दादाजी का और नाना जी के हाथ का लिखा हुआ साहित्य है, ये मेरे पास में पड़ा है, कि अगर मैं इसको बाहर नहीं लाऊंगा तो कौन लाएगा, मुझे ही लाना चाहिए। हम 3 भाई है, मेरी बहन है, वो भी गांव में रहती है, सिस्टर माधुरी नाम की, किचम्बर एडवोकेट वकील के यहाँ पे वकील है उनकी मिस्टर, और वो भी वहां रहते हैं। हमको बहुत सारी हेल्प वो सारी करते हैं। मेरे 2 भाई है, मनीष नाम का एक बड़ा मुझसे 2 नंबर की सिस्टर है माधुरी, 3 नंबर का भाई है मनीष, और सबसे छोटा है मनोज। तो दोनों गांव में ही रहते हैं, स्टूडियो का बिजनेस करते हैं। म्यूजिक में स्टूडियो में हम ऑलरेडी थे। तो फिर हमने सोचा कि हमारे पास में स्टूडियो है, हमारे खुद ने दिया हुआ बिजनेस और उनका ही साहित्य है, तो इसको हम ही पब्लिश करेंगे, स्टूडियो में गावाएंगे, लाएंगे, नहीं तो दूसरा कौन लाएगा। ये सोच के हमने वो सब हाथ में लिया। मैं जब अकोला में था, प्रशांत अग्निहोत्री नाम का मेरा मित्र है, जो सलील जी कुलकर्णी का अच्छा था क्लासमेट है। सलील कुलकर्णी साहब आप सब लोग जानती है, आयुष्य और बोलू का फेमस है सलील कुलकर्णी। वो मेरा दोस्त था, उसने कहा कि लाओ, तुम्हारे पास में जो पढ़ा है वो बहुत अच्छा है, हम इसको कुछ करते हैं। उन्होंने मुझे मदद की। रविंद्र साठे साहब आज मंगेशकर परिवार के साथ में गाने वाले लोग हैं, उनको जब दिखाया तो वो बहुत आश्चर्य से रह गए। उन्होंने, उनका खुद का स्टेटमेंट मुझे आज तक याद है, उन्होंने कहा था कि अरे अभी तक थे कहाँ, इसका खुद भी कैसा नहीं मिला। आपको मैं याद दिला दूं, श्री जगनेश्वर वत्स निर्माता, ये जो एल्बम हमने निकाला, म्यूजिक एल्बम जो फाउंटेन म्यूजिक ने पब्लिश किया, उस एल्बम में गाने गाने के लिए एक गाना कम पड़ रहा था। तो मैं सोचा कि कम पड़ रहा था मतलब गाने मेरे पास नहीं थे, लेकिन हम 5 ही गाने की तैयारी करके गए थे। तो फिर एक गाना डालना था, तो एक गाना मैंने साठे, वहां मेरे पास डायरी थी जो मैंने लिखा है, तो साठे साहब ने एक गाना वो डायरी में पढ़ा। वो गाना है आराम जो मनाचा तो श्याम राधी केसा, ऐसा एक गाना है। तो वो नाट्यगीत जैसा गाना। तो वो साठे साहब ने पढ़ा और उन्होंने कहा कि अरे मिलित हे गाणं म्हणून टाकू म्हणे आपण। आई वाज सरप्राइज, सर जिवेश्वर का गाना लगता नहीं है, जो आराम जो मनाचा जो श्याम, हे नाट्यगीत टाईप, अरे यांची नाट्यगीतच असायला पाहिजे होती म्हणे, तू कुठे कुठे शोधतोय, हे गाणं टाकायला पाहिजे म्हणे अल्बम मध्ये आपण, नाही तर मी दुसरीकडे घेऊ शकतो। इट वॉज ऑनर टू हिम। एक इतने बड़े लेवल पे काम करने वाला मंगेशकर जैसे परिवार के साथ जुड़ा हुआ आदमी जब कहता है कि ये अच्छा है, तो इट इज अ काइंड ऑफ रिवॉर्ड। मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। मैं बोला सर आप जो कहेंगे उसके आगे मैं क्या, मुझे क्या समझता है म्यूजिक का उनके सामने, साठे जी के सामने। उन्होंने बोल के लिया हुआ जो गाना आज एल्बम में है, आराम जो बना तो माधुरी करमरकर जी ने वो गाया है, बड़ा अच्छा गाया है। आप एक बार वो एल्बम सुन ले तो अच्छा लगेगा। ये सारी धरोहर है वक्त साहब, जिसकी आपने याद दिलाया। बात करने निकला तो बात करने निकला तो बहुत सारी बातें उनकी बताने को मुझे भी आनंद होता है। सुनने वाला जो सुन रहे हैं उनको भी मैं धन्यवाद दूंगा कि वो आनंद से सुन रहे हैं। पर ये सब है। फिर उन्होंने जो आरती लिखी, आरती मुझे तो तिला, वो आरती का ओरिजिनल हैंडबिल का भी एक पेपर मैं रखा हूँ साथ में। ये हैंडबिल ओरिजिनल है, जो उन्होंने उस साल में प्रिंट किया था। एक शालिनी नाम की प्रेस थी, वो प्रेस में उन्होंने उसको पहला, जब प्रिंटिंग की कला बहुत मुश्किल थी, आज के जैसा था नहीं,
और वो लिखा है, इसलिए इन्होंने चाल भी दी है। एक चित्रपट है नागपंचमी नाम का, उस नागपंचमी चित्रपट में आरती करो नटवर की, आप यूट्यूब में ढूंढ सकते हैं, आरती करो नटवर की एक गाना पिक्चराइज किया हुआ है। उस गाने की चाल पकड़कर उन्होंने इसका म्यूजिक अरेंजमेंट किया हुआ है। तो वो चाल आप एक आधी बार सुन लीजिए, आपको भी मजा आएगा कि क्या सोच के उन्होंने बनाया था, और कितनी अच्छी सोच। चाल कौन सी देना यहाँ से लेकर उसका शब्द रचना कैसी करना, ये सोच की साठे साहब को भी बहुत पसंद आया, हमको भी बहुत खुशी हुई। और आज आप सब लोग उसको प्यार से सुनते हैं और सबको पसंद आता है, इसमें तो मुझे आनंद बहुत ज्यादा होता है। और इसके लिए मैं भी खुश हूँ। आप ऐसे ही हमारे साथ में रहो, इसके लिए मैं भी आपको चाहूंगा कि आप हमारे साथ में रहे। हमको मैं आरती की 2 कुछ लाइन हो बहुत जाए, ज्यादा कुछ करता हूँ। हाँ, आरती की 2 लाइन हो जाए आरती की 2 लाइन मैं सुना या सकता हूँ। सिंगल लाइन, पहली लाइन सिर्फ वो। हाँ, एक ही लाइन बताता हूँ। उसकी चाल भी थोड़ी सी उन्होंने सेटअप करके दी थी, इसलिए हम लोग उसके चाल में हमेशा ही हमने मिलते। रविंद्र नाट्य मंदिर में और उस उसको ये भी किया था, प्ले भी किया यस था। सर, यस सर, रविंद्र नाट्य मंदिर में आपने उसको लगाया था, वो उसको भी लगाया था। उसके बाद में श्लोक है, उसको पूरा एल्बम अपन ने नाट्य मंदिर में बजाया और लोगों ने बहुत अच्छे से सुना है। वहां सुनते सुनते लोगों ने मुझे कहा की बहुत सुंदर है। आरतीची चाल खूप धीर गंभीर अशी त्यांनी ठेवली आपली इच्छा असेल। आरती उजळीतो तुला प्रभू श्यामला, जिव्हाची स्वकुळा ओ वाळू आरती तुझला, ओ वाळू आरती तुझला। ही त्याची सुरुवात आहे। आगे लगे तो एखादा म्यूजिक में आपको पीस में आखिरी में सुना भी दूं। अच्छा है। शिव रसनामृत सेवन, उसका मीनिंग भी काफी अच्छा है। शिव रसना, रसना बोली तो जीभ कहते हैं उसको, रसना बोली तो जीभ का नाम है। तो शिव रसनामृत सेवन करुणी, रूप मनोहर सुहास्य वदनी, जुहेश्वर नामे अवतरुणी, तोषविले सकळाला, हो वाळू आरती तुझला। पहला है। ऐसे ही बाकी सारे है, आप आराम से कभी वक्त मिला तो सुन लीजिएगा। उन्होंने पहले ही लाइन में जो लिखा है, रूप मनोहर सुहास्य वदनी, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये लाइन सुन के। मैं कहता हूँ कि हमारा भगवान सुंदर है, प्रिय है। जब हमने जिग्नेश्वर मंदिर अमरावती में मूर्ति बनाई तो यही लाइन मेरे दिमाग में थी, और मैंने सब आयोजन समिति में था, मूर्ति बनाने के लिए निकले, तब हमारे पूज्य गुरु जी श्री जितेंद्र नाथ महाराज, जो अंजनगांव सुरजी में जितेंद्र नाथ परंपरा अंजनगांव की बहुत बड़ी देन है, तो उनके जो अभी के गुरु जी है, वो गुरु जी ने उसमें, तो गुरु जी अपने समाज को बहुत ज्यादा मानते हैं, और उन्होंने खुद ने कहा कि अगर तुमको मूर्ति बनाना है तो मूर्ति में जान डालने वाला जो कारागिर है, वो जितेंद्र नाथ महाराज साले हिंदुस्तान में उनका प्रस्थ है, और उनको बहुत अच्छी अच्छी जगह पर लोग मानते हैं। उनके यहाँ पर सेवा देने के लिए अजीत कड़कड़े जैसे महान कलाकार अंजनगांव में आके उनके साथ में गा के चले जाते हैं, किसी को पता नहीं चलता, इतने बड़े वो महान है। तो उन्होंने खुद ने कहा कि इस मूर्ति को जान डालने वाला कारागिर मैं आपको दूंगा। उन्होंने राजस्थान में से इस कारागिर का नाम हमको सजेस्ट किया, और उन्होंने फिर जो मूर्ति बनाने के लिए उसको कहा, उन्होंने कहा तुम बनाओ। तो तब ये लाइन उन्होंने पढ़ी थी कि रूप मनोहर सुहास्य वदनी, तो हमको मनोहर लगना चाहिए बोले वो मूर्ति देख के। उनके जो पिताजी थे, गुरु नित्यानंद नाथ गुरु जी के जो गुरु जी पिताजी थे, जो इसके पहले गुरु थे, उनका नाम मनोहर नाथ महाराज था। और साली समाज को जितेंद्र नाथ महाराज और खुद मनोहर नाथ महाराज बहुत अच्छी तरह से जानते, पहचानते, मानते भी है। अपने यहाँ के लोग उनके दरबार में सेवा के लिए रहते, तो वो मनोहर नाम से उनकी भी अटैचमेंट थी। तो वो कहा कि मूर्ति भी मुझे मनोहर चाहिए। और आपको अच्छा लगेगा अगर आपने वक्त साहब ने देखी है, बाकी देखी है, अमरावती की जिग्नेश्वर मंदिर में जो मूर्ति बनाई है, वो मूर्तिकार को हमने एज तक बताया था कि वो मूर्ति किस एज की लगनी चाहिए, उसका फेस कैसा होना चाहिए, और वो इतना प्रसन्न और सुंदर चेहरे की मूर्ति यहाँ पर आई है, उसको देख के दिल ऐसा लगता है कोई हमारा दोस्त है हमारे साथ में, कोई हमारा अच्छा प्यारा सा सही में देवी और सज्जनों, आप तो अगर अमरावती जाओगे तो मंदिर में जरूर जाना। वहां जाने के जरूर बाद में जरूर मैं आपको सबको न्योता दूंगा। मंदिर से उठने की आपकी इच्छा नहीं होगी, इतनी मनोहर मूर्ति है वो, इतनी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, प्रसन्न लगता है। मुझे याद है कि जहाँ जहाँ से मुझे फोन आते हैं, कभी कभी सर मंदिर बना रहे हैं, हमको मूर्ति वगैरह चाहिए, मूर्ति चाहिए, तो मूर्ति कहाँ से बनवाए, तो मैं डॉक्टर दिलीप मेन सर जो है हमारे वहाँ के बिल्कुल बिल्कुल, वो सब प्रेसिडेंट मेन है, दिलीप। अपने विभागीय अध्यक्ष यस भी है अमरावती यस के, तो वो भी यस बहुत ही यस मतलब यस बहुत ही इज वेरी नाइस पर्सन। तो मैं उनको यस उनका यस। नंबर भी देता हूँ उनको। हाँ, अभी अभी मैं सांगली में गया था, तो सांगली में वहाँ पे वो टेम्पल का उनको मूर्ति चाहिए, तो वहां अच्छा। से वो जो हमारे पोटे अन्ना है मतलब, हाँ और हमारे हाँ हाँ डहाके सर है, तो उन्होंने मुझे कहा था, तो मैंने डॉक्टर दिलीप मेन सर का नंबर दिया था, और मैंने कहा था कि आप उस दे मूर्ति दिए को जरूर देखिए, बहुत ही मनोहर मूर्ति।
सर जे वारसा लाभला तुम्हाला फार अभिमान वाटत असेल ना, की आपण अशा परिवारामध्ये नक्कीच. जन्माला आलो आहे ना. आणि विशेष म्हणजे नक्कीच. दोन्हीकडून ना. येस. दोन्हीकडून त्याला दोन्हीकडून तिसराही म्हणजे परिवार जुळलाय. आईचे वडील आणि वडिलांचे वडील. त्यामुळे तुम्हाला तो येस. एक फार मोठा वारसा नक्कीच. पुढे घेऊन जायचा आहे तुम्हाला मिळीची. आणि तुम्ही घेऊन जा पुढे तो. नक्कीच घेऊन जा पुढे तो. कारण कसं आहे, की देव माझ्या हातून काहीतरी करून घेईल नक्कीच. नाही, नक्की, 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 नक्की. कुठल्याही समाजाचा आर्थिक स्तर कुठल्याही समाजाचा जर विकास व्हायचा असेल ना, तर त्या समाजाचा आर्थिक स्तर सुधारणं अत्यंत आवश्यक आहे. आणि ज्यांची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत चांगली नाही, ज्यांची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत चांगली नाही अशा लोकांना, अशा कुटुंबांना समाजातील मुख्य प्रवाहात जर आणायचं असेल, तर आवश्यक हो. असलेली कामे कोणकोणती? सर या या म्हणजे अत्यंत महत्वाची गोष्ट आताही केली पाहिजे. हा तर इतिहास झाला. वस्तुस्थिती आता अशी आहे, इतका चांगला कॅलिबर असणारा नवीन जनरेशन आपल्याकडे आहे आणि परिस्थिती अशी दिसते की त्यांना संधी मिळत नाहीये. कॅलिबर आहे पण पैसा नाहीये. कॅलिबर आहे पण हिंमत नाहीये. नेमकं कुठं काय केलं पाहिजे याचं ज्ञान नाहीये. आणि हे सगळं करायसाठी कुणीतरी सर्वसमावेशक स्तरावर उभं राहणं गरजेचं आहे. तालुका लेव्हलला, जिल्हा लेव्हलला, गाव स्तरावर आपले अनेक समाज मंडळ आहेत, की त्यांना मदत करतात, त्यांच्यासोबत ते राहतात. परंतु मला एखादा उद्योग करायचा आहे आणि त्या उद्योगाशी संबंधित माहिती माझ्याच गावात असते, तर मग मला गरज काय पडली असती कुणाची? तर मी करूनच टाकला असता. मी याच्यासाठी करू शकत नाही, की माझ्यामध्ये तो गुण आहे, जो गुण माझ्या गावातल्या लोकांना नाही कळत आहे, पण माझ्यामध्ये आहे. अशा वेळेस मला त्या गुण असणाऱ्या इतर लोकांपर्यंत पोहोचवायला कुणीतरी माध्यम पाहिजे आहे. कुणीतरी पुढाकार घेतला पाहिजे आहे. त्या पुढाकार घेण्यासाठी कुणीतरी कोऑर्डिनेटर असणं अतिशय आवश्यक होतं म्हणेल मी, कारण आता कोऑर्डिनेटरचं काम बट साळी फाउंडेशन करायला लागलंय. हे बघा, सामाजिक काम करण्याचे वेगवेगळे पद्धती आपल्या हिंदुस्थानात पडल्या आहेत. म्हणजे बरेचदा आता लोक आमदार लोकांच्या म्हणजे आमदार स्पेशली म्हणणार नाही, पण आमदार म्हणण्यापेक्षा कोणतेही लोकप्रतिनिधी आमदार असेल, खासदार असेल, नगरपंचायत असेल, आपल्या घरी जे लहान लहान कार्यक्रमाला जे लोक येतात, जे आपल्या छोट्या मोठ्या दुःखात सहभागी होतात, ते आपली लोक. असा लोकांचा एक सामाजिक गोष्टीबद्दलचा फंडा होतो. मग मला असं म्हणायचं होतं की स्वातंत्र्य सावरकरांनी कोणाच्या जन्मतारखेला हजेरी नाही लावली, ते मोठे झालेत का? विषय तसा नाहीये. प्रश्न असा आहे, सामाजिक कार्य करण्याचे अलग अलग स्तर आहेत. पहिल्यांदा तुम्हाला वैयक्तिक कम्युनिकेशन करून समाजाचं काम करता येते, छोट्या स्तरावर करता येते. तुम्हाला गावातल्या सगळ्या लोकांना एकमेकांच्या सुख-दुःखात सहभागी होऊन ते काम करता येते. केलंही पाहिजे, निश्चितपणे महत्वाचं आहे. परंतु त्याच्या पलीकडची कामं ती कोणतरी केली पाहिजेत. 2 गावांचं एकमेकांचे परिचय करून द्यायचं काम कोणीतरी केलं पाहिजे. 2 जिल्ह्याचा परिचय करून द्यायचं काम कोणीतरी केलं पाहिजे आणि त्या जिल्ह्यामध्ये एखाद्या माणसाकडे जागा असेल आणि या जिल्ह्यामध्ये एखाद्या माणसाकडे उद्योगाची कल्पना असेल, तर त्या दोघांची सांगड घातली तर ही कामं पुढे जातील. आणि आता जगात वस्तुस्थिती अशी आहे की सांगड घालायचा जर विषय कुठे निघाला, आय होप की माझा आवाज क्लिअर येईल सगळ्यांना. नसला तर थोडं सांगा. सांगड घालायसाठी तुम्हाला आता मला बरेचदा फोन येतात, सर मैंने डिप्लोमा किया है सर, माझ्याकडे इंजिनियरचे रजिस्ट्रेशन असतात. बरेचदा सर माझं इंजिनिअरिंग झालंय, माझं रजिस्ट्रेशन झालंय आणि मला कामं करायची आहेत. मला एक जण पार्टनर पाहिजे, की माझं इंजिनिअरिंग झालंय पण मला अनुभव नाही आणि मला एक जण असा पाहिजे, की जो प्रत्यक्ष साईटवर कामं करू शकेल, त्याचा अनुभव असला पाहिजे आणि मग त्याचा आणि माझा पैशाचा व्यवहार तिथे वाद नाही झाला पाहिजे. मग त्यासाठी लागते विश्वासार्हता. प्रश्न इथे येतो. कुणाचा विश्वास कोणी द्यावा? कधी द्यावा? कशाच्या भरोश्यावर द्यावा? हे सगळं होताना मग अडचण निर्माण होते आणि कामं होत नाही. जर याचं कोऑर्डिनेशन कोणी विश्वासानं करत असेल, तर ते काम करणं गरजेचं आहे आणि मला असं वाटते ते काम वटशाळी फाउंडेशन सारख्या मोठ्या संस्था करू शकतात. हे त्यांना उपयोगाचं होऊ शकते. मी सांगतो हा आता जसं मी बोललो, माझा परिचय झाला. दोन्ही वटशाळीच्या कडके रंगमंचाच्या कार्यक्रमाला मी हजर होतो. त्यावेळी ज्या लोकांचा परिचय झाला, त्या परिचयातून मला जेव्हा कळलं, की दोघंही सातपुते बंधू, ॲडव्होकेट सातपुते, या माणसाचा वकील क्षेत्रांचा इतक्या वरच्या लोकांशी संबंध आहे, इतक्या हाय लेव्हलची हे कामं करतात, की याच्या अगदी अत्यंत क्लिष्ट प्रकरणामध्ये जर एखादा सल्ला घ्यायचा काम पडलं, तर याला आपल्याला विचारता येईल. आणि आता मला त्याला विचारताना संकोच करण्याचं कारण नाही, कारण मला माहिती आहे तो इज जस्ट ॲज गुड ॲज माय ब्रदर, माझ्या भावासारखा आहे. हे हे इतकं जवळचं आता क्षणार्धात उभं राहू शकतं, कारण मला माहिती आहे की तो कोण आहे, त्याला माहिती आहे की मी कोण आहे. तर ही माहिती करून द्यायचं काम जर कोणी करत नसेल, तर ह्या सल्ला किंवा अशी माहिती घ्यायची कुठून, हा एक मोठा प्रश्न, यक्ष प्रश्न ज्याला म्हणतात उभा होता. तो सोडवण्याचं काम जर वर्ल्ड फाउंडेशन मध्ये होत असेल, तर ते कुणीतरी केलं पाहिजे आणि ते कोऑर्डिनेटरच करू शकतो. वर्ल्ड फाउंडेशन इज अ बिग कोऑर्डिनेटर.
त्यामुळे या गोष्टीचा उपयोग लोकांनी या पद्धतीने करून घ्यावा. जर तुमचा होता की लोकांनी काय केलं पाहिजे आपल्या गरीब परिस्थितीतून बाहेर यायसाठी, पहिली गोष्ट ज्याला बाहेर यायचं त्यांनी धडपड करणे अत्यंत गरजेचं आहे. त्यांनी मला काय करता येतं याचं प्रॅक्टिकल स्वतःचा लेखाजोखा केला पाहिजे, की मी काय करू शकतो, मला काय केलं पाहिजे, माझ्यामध्ये क्षमता आहे आणि कुठली क्षमता मला कमी पडते आहे. ती कमी पडत असलेली क्षमता जर त्यांनी बोलून दाखवली, आपल्यापर्यंत आणली, तर त्या क्षमतेला सहाय्य करण्याची कॅपॅसिटी वर्ल्ड साडी फाउंडेशन निश्चितपणे उभं करून आहे. आपल्याला त्याला त्याच्या लेव्हलला पैसा हीच सगळ्या ठिकाणी क्षमता नसते. पैसा आपोआप येतो. पैसा यायला ज्या गोष्टी लागतात त्याच्या बाकीच्या संदर्भ तयार झाले की पैसा येतो. पैसा आणावा लागतो. पण त्याच्यासाठी तुम्हाला जी विश्वासार्हता मिळवली पाहिजे, ते जर वर्षाई फाउंडेशनच्या वचन मिळत असेल तर पैसाही उभा करता येईल. तो स्वतःहून पैसे देईल. खूप सारे लोक पैसे देणारे सुद्धा इच्छुक आहेत. ते मिळवता येतील आणि उद्योग उभा करता येईल. तर मला एवढंच म्हणावं वाटेल की ज्या अत्यंत गरीब परिस्थितीच्या लोकांना स्वतःची परिस्थितीच्या विषयानं काही करता येत नाही, त्या लोकांनी थोडंसं मोकळ्या कंठाने आपला विषय अडचणीचा काय आहे तो चर्चा केली पाहिजे, सांगितली पाहिजे. आणि मग मी याच माध्यमातून वर्ल्ड साडी फाउंडेशनशी जोडलेल्या ज्येष्ठ जाणकार आणि उद्योजक असणाऱ्या मोठ्या लोकांना म्हणेल की त्यांनी स्वतःहून पुढे येऊन ही मदत दिली पाहिजे. साई फाउंडेशनला स्वतःला काही करण्यापेक्षा या कोऑर्डिनेशनलाच करण्याचं महत्वाचं काम आम्हाला महत्वाचं आहे आणि तेच कोणी करत नाही जे आपल्याला करायचं आहे. सो मला वाटतं हाच सगळ्यात मोठा त्यांच्या क्षेत्रातून बाहेर यायचा उपाय असेल की त्यांनी मुक्त कंठाने आपल्याला बोलून सांगितलं पाहिजे, आपल्यापर्यंत पोहोचलं पाहिजे आणि आपल्या लोकांनी उघडपणे त्याचे प्रॉब्लेम समजून घेतले पाहिजे. चल. हॅलो सर, WSF मार्फत सोसायटीमध्ये क्षमता वृत्ती जर आणायची असेल तर कशी होणार ती? कशी येणार ती? सर, क्षमता ज्या प्रत्येकाला काहीतरी करायचं असतं आयुष्यात. प्रत्येक माणूस देवाने जन्माला घातलाय, त्याला स्वतःला जाणून घ्यायचं असतं की मी काय करू शकतो आणि मग त्याला ते करायसाठी एकदा जाणीव झाली की नाही मी दुकान चांगलं चालू शकतो, नाही मी स्पर्धा परीक्षेमध्ये पास होऊ शकतो, नाही मी एखादा उद्योग टाकू शकतो, मी कलाकार होऊ शकतो, मी चित्रकार होऊ शकतो, मी आर्किटेक्चर होऊ शकतो, व्हॉट एव्हर द मॅटर, ते करायचं त्याला लक्षात येतं. प्रत्येक थोडासा शांततेने आपला विचार करू की प्रत्येकाला कळतं की नाही मला गाता नाही येत पण मी भाषण चांगलं देऊ शकतो, तर आपण भाषण देण्यात पुढे गेलं पाहिजे. हे प्रत्येकाला जाणून घेता येतं, समजून घेता येतं. एकदा ते कळलं ना की ते कळताना मग ती गोष्ट करताना आपल्याला काय होत कशामुळे ते अचीव होत नाही हे जर आपण थोडंसं मूल्यमापन केलं तर ते मूल्यमापन केल्यावर आपल्याला वर्ल्ड साडी फाउंडेशनला त्याच्यामध्ये खूप सारा भाग करता येईल. आपण त्याचा प्रश्न समजून घेऊन त्याला योग्य, मी आता जे सुरुवात करताना जे बोललो होतो की आपल्याकडे खूप स्पार्क आहे, खूप सारे हिरे आहेत, पण ते नेमके त्या कोंदणात लावता येत नाहीये. त्याला जे कोंदण लावायला पाहिजे ते लावता येत नाहीये. कोंदण असल्याशिवाय त्या हिऱ्याला झळाळी येत नाही. आपल्याकडे कोंदण उपलब्ध आहेत, हिरेही उपलब्ध आहेत, ते तिथून काढून त्या कोंदणात लावायचीच फक्त तयारी करावी. या लोकांनी यांचे प्रश्न जर आपल्याला कळले किंवा यांनी या प्रश्न कळल्यावर वर्ल्ड साडी फाउंडेशनच्या अनेक लोकांमध्ये स्वतःमध्ये कॅपॅसिटी असणारे जे लोक आपल्यासोबत जुळलेली दिसत आहेत त्या लोकांपर्यंत पोहोचवून जर त्यांचं कोऑर्डिनेशन केलं गेलं तर निश्चितपणे त्यांच्या कोऑर्डिनेशन मधून त्यांचाच पैसा उभा राहील, जो त्यांनाही भेटेल आणि त्याच्यातूनच त्यांनी मानसिकता ठेवावी की हे काम करायसाठी वर्ल्ड साडी फाउंडेशनला पैसा लागतो, त्यांनाही उभा करता येईल. सर, याच्यासाठी मी एक गोष्ट आपल्याला सांगू इच्छितो की याचा चांगला प्रयोग आम्ही औरंगाबाद मध्ये करतो. औरंगाबाद मध्ये आमचे वर्ल्ड साडी फाउंडेशनचे जे जिल्हा प्रमुख आहेत श्री वैभवजी ढोरजे आणि महिला प्रमुख आहेत जिल्ह्याच्या शोभाताई सोनारे, या दोघांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही एक फार मोठी योजना तिथे आखतोय. म्हणजे आमचं एवढंच म्हणणं आहे की WSF मार्फत जिल्ह्याचा विकास जिल्ह्यातच व्हावा आणि जिल्ह्याचा पैसा जिल्ह्यातच वापरला जावा. म्हणजे औरंगाबाद म्हणजे आम्ही असा एक विचार केला की ठीक आहे, हरकत नाही, तर औरंगाबाद जिल्हा WSF ची जी टीम आहे त्यांनी काय केलं माहितीये का ह्या वेळेला, म्हणजे आता आमच्या काही योजना आहेत. उदाहरणार्थ 1 संपूर्ण शिक्षण, 2 प्रत्येक घरात सरकारी नोकरी, 3 किंवा प्रत्येक घरात खाजगी चांगल्या पगाराची नोकरी, किंवा 4 घराघरामध्ये व्यवसाय म्हणजे बिझनेस, 5 व्हर्च्युअल कम्प्युटराइज स्टडी अँड क्लासरूम, ती अगदी वायफायने कनेक्टेड असणार. आपण मागे येस आणि 6 अत्यंत अल्प दरामध्ये आरोग्य उपचार आणि 7
जन्मापासून तर मृत्यूपर्यंत असलेल्या कुठल्याही समस्येवरचा एकमेव तोडगा WSF ऍडवाइस सेंटर. तर ही योजना कार्यान्वित करण्यासाठी आम्ही तिथे आम्हाला ऑलरेडी सुरुवात झालेली आहे आणि तिथे त्यांनी जॉईंट अकाउंट ओपन करून दर महिन्याला एक ठराविक रक्कम त्या अकाउंट मध्ये टाकतायत. आम्हाला जर लवकरच एखादा चांगला डोनर जर मिळाला, तो औरंगाबाद मधला असला तर एकदमच चांगला आहे, किंवा औरंगाबाद परिसरातही असेल तरी चांगेल. आम्ही त्यांचं नाव पण त्या सेंटरला देऊया आणि एकदा आमचा सेटअप जो उभा राहिला तर राहिला प्रश्न भाड्याचा आणि मग नंतर लाईट बिल वगैरे, तर ते मुलांकडनं जी काही छोटी फी घेतली जाईल किंवा ₹1 क्लिनिकच्या संकल्पनेतून जो काही थोडाफार पैसा जमा होईल त्यातनं ती जाईल. कारण कसं आहे की आपण बिझनेस साठी हे करत नाही आहोत, एक सर्व्हिस म्हणून करतोय. त्यामुळे पैसा कमवणं हा आपला उद्देश नाहीच आहे. तर तो तुम्ही जे सांगितलं ना त्याप्रमाणे जिल्ह्याचा, माझी फार पूर्वीची कल्पना होती, गावाचा विकास गावात झाला पाहिजे, शहराचा विकास शहरात झाला पाहिजे. परंतु मला पण अनुभवातनं काही गोष्टी शिकायला मिळाल्या आणि आता अशी गोष्ट शिकायला मिळाली की जिल्ह्याचा विकास जिल्ह्यातच झाला पाहिजे. जिल्ह्याचा विकास हा जिल्ह्यातच झाला पाहिजे असं मला वाटतं. आपण ती जी योजना आहे आपल्याला ती अमरावतीमध्ये पण राबवायची आहे सर, जी आपल्या नेतृत्वाखाली. चालेल, निश्चितपणे. सर मला एक सांगा, अमरावतीमध्ये आपल्याला विषय निघाला म्हणून मी सांगतो, ज्या मंदिराचा विषय आपण बोललो त्या ठिकाणी आमची आता जे आपण सांगितलं गृहनिर्माण संस्था आहे, फार कमी लोकांनी, असं म्हणत नाही अनेक लोकांजवळ असतील, पण फार कमी ठिकाणी ह्या जागा असतील. तुमच्याकडे अत्यंत चांगल्या ठिकाणी आमच्याकडे ही अमरावतीमध्ये एक 55 प्लॉट आपल्या स्वाकुशाही समाजाच्या सगळ्या साई समाजाचेच लोक त्याच्यामध्ये आहे, फिक्स आहे, सगळे साई समाजांच्या लोकांसाठीच उभी केलेली आहे. त्याच्यामध्ये 5 प्लॉट राखीव ठेवून आपण मंदिर बांधलेलं आहे. तिथे मंदिर आहे, ओपन जागा आहे, सामाजिक आपण समाजाच्या गृहनिर्माण संस्थेने स्वतःच्या पैशाने, म्हणजे कुठलीही लोकप्रतिनिधींची देणगी एक पैशाचीही न घेता मंदिर बांधलेलं आहे. कुठलीही देणगी न घेता सोसायटीचं कार्यालय बांधलं आहे, 4 दुकानं बांधली आहेत, ती आपण भाड्याने देतो. त्या भाड्यावर कार्यालयाचा कारभार चालतो. कार्यालयामध्ये आपण मीटिंग वगैरे घेण्यासाठी, योगाचे क्लासेस करण्यासाठी तो कार्यालय उपलब्ध करून देतो. मंदिरामध्ये सुद्धा आणखी बांधकामाचे नियोजन आहेत. अशी चांगलीशी अमरावतीमध्ये संस्था आहे डेव्हलप झालेली, आणि गेल्या 35 वर्षापासून ही संस्था आहे. मला सांगण्याचा आनंद होतो की आमचे सासरे श्री गोविंदरावजी गोतमारे, श्री गोविंदरावजी किचंबरे, श्री वाशिमकर, ही इथली काही मान्यवर नावं आहेत, श्री गडवे, श्री खापरे, काही मान्यवर नावं अमरावतीमधली आहेत. या लोकांनी ही संस्था त्या काही आजपासून 30-35 वर्षापूर्वी उभी केली. एका वैरान जागी प्लॉट घेतले, अत्यंत स्वस्त दरामध्ये गुंठ्यानी जमीन घेतली, त्याचे प्लॉट डेव्हलप केले. आता जे लोक बिझनेस करतायत ते 35 वर्षापूर्वी या लोकांनी केले. व्हिजन कसं असतं पहा. आणि तेव्हा प्लॉट पाहून ठेवले लोक म्हणत होते कुठल्या कोपऱ्यात प्लॉट घेतले, कोण तिकडे राहायला जाईल, कुठे माती खळकाळ पडली आहे आणि रस्ते नाही, काही नाही, असं म्हणून लोकांनी नावं ठेवली. घ्या म्हणून लोक प्लॉट घेत होते. आज 2400 रुपये स्क्वेअर फुटानी प्लॉट मागतात तर लोकांना मिळत नाहीये. ही व्हिजन आहे त्या जुन्या लोकांची. म्हणून मला जुन्या लोकांचं वार कौतुक करावं वाटतं की त्यांनी दूरदृष्टीने कामं केले साहेब. ती कामं लोकांना समजून घेतली पाहिजे म्हणण्यापेक्षा त्यांचं व्हिजन लोकांना समजून घेतलं पाहिजे. आज आमच्या माणसांनी, याच्यासाठी दादाजींची आधी दाखवतो लोकांना की माझ्या आत्ताच्या मित्रांनी ते साहित्य लिहावं जे त्यांची नातू कौतुकाने त्याच्यासमोर, त्यांच्या त्या पिढीसमोर मिरवतील. आपण त्या गोष्टी निर्माण केल्या पाहिजे त्या पुढे 4 पिढी चालतील. विजन होतं. सांगायचा मुद्दा हा होता की जागा आपल्याकडे उपलब्ध आहे, आपल्याला असे क्लासेस घ्यायसाठी निश्चितपणे प्रयत्न करता येईल. तुम्ही जसं म्हणाले की डॉक्टर दिलीप रावांचा नंबर आपण सगळ्यांना तिथे कम्युनिकेशन देतो, कारण तिथला कारभार वाशिमकर तिथे आताच इथून काही दिवसात बाहेरगावी गेले. श्री पाचपूर प्रकाशराव म्हणून आहेत, ते आहेत तिथे, मिरगे म्हणून राहतात आमच्या ताई आणि त्यांचे मिस्टर. हे लोक त्या मंदिराचा कारभार करतात, ते स्थानिक भागात राहतात. ही त्या मंदिराचा आणि तिथल्या संस्थेचा कारभार पाहतात. आमच्या संस्थेचे अध्यक्ष माझेच मावस भाऊ आहेत, राजेंद्र धांडे म्हणून. हा तिथे असतो, पूर्ण वेळ राहतो आणि हा कारभार पाहतो. मी मेळघाटात काम करल्यामुळे माझे खूपदा फोन लागत नाहीत लोकांना, मला कम्युनिकेशन करायला प्रॉब्लेम होतो. माझ्या आधीचे 4 वर्ष मेळघाटात गेले, आताही मी 3 वर्ष झाले मेळघाटामध्ये. मेळघाटामध्ये अजूनही दूरध्वनीचं कव्हरेज नाहीये. मग दिवसातले 5-5 तास कव्हरेजच्या बाहेर असतो वाईल्ड लाईफ मध्ये, टायगर प्रोजेक्ट मध्ये. त्याच्यामुळे लोकांना मला कम्युनिकेशनला त्रास होतो, म्हणून मी खूप सगळे या लोकांचेच नंबर देतो, या लोकांच्याकडूनच माहिती घ्यायला लागतो. आणि यांना माहित असल्यामुळे हे पण माझ्या मागे लागत नाहीत. हे म्हणतात त्याचा काही फोन लागायची गॅरंटी नसते. सगळ्यांचे कम्युनिकेशन बाहेरच्या लोकांचे इथलं समाज मंडळ करतं, आणि इथलं समाज मंडळ खूप ऍक्टिव्ह आहे. इथे 3 मंडळ काम करतायत. एक श्री जीवनेश्वर प्रार्थना मंडळ, जे तिथे महिन्याची प्रार्थना घेतात आणि प्रार्थना मंडळात मंदिर आणि सगळा कार्यभाग केला आहे. त्याच्यामध्ये माझे सासरे गोविंदरावजी गोतमारे, गडवे, वाशिमकर आणि इथली खापरे, पाचपोर ही नावांची नावं आहेत, मिरगे वगैरे लोक ही कामं करतायत. एक श्री जीवनेश्वर बहुउद्देशीय संस्था या ठिकाणी, त्याच्यामध्ये डॉक्टर दिलीप मेन, त्याच्यानंतर अरुण गजघाने, गलांडे साहेब, सर
आपला आवाज गेला, आवाज. हॅलो, हा येतो. येतो नाहीये, मध्ये कॉल आला होता. तर हाऊसिंग सोसायटीचं काम मी पाहतोय. आपण निश्चितपणे तिथे प्रयत्न करू आपल्याकडे शकतो. अजूनही एक मंदिर आहे, मला वाटतं कोठेकर आहेत. हो, कोठेकर बघतात. येस, त्यांचं पण आमचं चांगलं कम्युनिकेशन आहे. पार्वती नगरला कोठेकर म्हणून आपल्या समाजाचे आणखी काही लोक राहतात. त्या लोकांनी तिथे याच्या आधीच मंदिर बांधलं. आम्ही आता म्हणलं याच्या आधीच ते जुनं मंदिर आहे. ते पण पूर्वी छोटं होतं. त्यांनी तिथे सभागृह बांधलंय आता. आपण वक्ते साहेब आपण तिथे आला होता, आपण पाहिलंय. तिथे पण खूप चांगले कार्यकर्ते माझ्या ओळखीचे आहेत आणि सगळी तरुण मंडळी तिथे आहे. मेहनती मंडळी त्या ठिकाणी आहे ना तिथे. अजित डहाके तिथे निश्चित ना, मला नाव सांग. ऍक्टिव्ह आहे, डहाके ऍक्टिव्ह आहेत. बाकीची पण बरीच मंडळी त्या ठिकाणी चांगली आहे. म्हणजे तिथे मॅन पॉवर काम करणारं खूप चांगलं आहे आणि ते पण चांगले आमच्यासोबत. सर लक्षात ठेवा, आपल्याला काम करताना ना आपण कॉम्पिटिटर नाहीये, लक्षात ठेवा कुणाचे. निश्चितपणे नाही, अजिबात स्पर्धक नाही आहोत. आपण आहोत किती, आपण मोजके बोटावर मोजणे की साऱ्या भारतात आपण स्पर्धक नाही आहोत. त्यामुळे कसं आपल्याला तिथल्या स्थानिक संस्था आणि स्थानिक लोकांना घेऊन आपल्याला काम करायचं आहे. नाही, आम्ही तर ऍक्च्युअली जिवेश्वर जयंतीचा एक मोठासा प्रोसेस गावामध्ये लोकांना नजरेत येईल की जिवेश्वर काय चीज आहे असा त्यांच्या मंदिरापासून यांच्या मंदिरापर्यंत काळाचं प्लॅनिंग पण एकदा केलेलं होतं. परंतु हे मध्ये 2 वर्ष इतके वाईट चालले आहेत की आम्हाला काही पुढे बोलायचे विषय नाही राहत. परंतु तो योग नक्की येईल. आम्ही सगळा समाज या ठिकाणी किती मोठ्या प्रमाणात आहे अमरावतीमध्ये हे एकदा इतर समाजाला दाखवायची गरज आहे. साहेब तुम्हाला मला तुम्ही तर किती माहिती झालं, जगाला कधी कळेल. करूया, आपण जगाला दाखवून देऊया सर. हे जगाला कळलं पाहिजे की आम्ही कोण आहात. आम्ही येस वैयक्तिक समृद्धीसाठी WSF मार्फत काय प्रयत्न करत आहेत, काय विचार आहेत? तर विषय सर, मी आता आजचा विषय धरून तो एक मुद्दा पण आपल्याला बोलला पाहिजे की वैयक्तिक समृद्धी. मला तेच म्हणायचं आहे की आपण मोठे होणे म्हणजे कोण मोठे होणे, आपण समाज मोठा होणे म्हणजे कोण मोठे होणे. मुळात समाज मोठा होणे म्हणजे सगळ्यांनी व्यक्तिशः मोठे होणे. व्यक्तिशः मोठे म्हणजे कसे, सगळे लोक पैशाने मोठे नसतात. मोठे होण्याचे अनेक उपाय आहेत. पैशाने निश्चितच सोबत प्रत्येकाला आली पाहिजे. पैसा हा वाईट आहे अशा नजरेने पाहणारे जे लोक होते ते दिवस आता संपले आहेत. पैसा सगळ्यांनाच कमावला पाहिजे. आपल्या उदरनिर्वाहाला सगळ्यांनाच पैसा लावतो, तो कमावला गेला पाहिजे. परंतु स्वतःच्या कॅपॅसिटीज वाढवणे, स्वतःचा व्यवसाय, उद्योग, नोकरी ह्या वाढवणे, याच्यासाठी प्रयत्न करणे, आपल्या सेटलमेंट करणे, ह्या गोष्टी वैयक्तिक समृद्धीशी येतात. आणि जसं जसं प्रत्येक जण आपला स्वतःच्या सेटलमेंट, स्वतःची घरं दारं मुलं बाळ या गोष्टींमध्ये जशी जशी प्रगती करत तशीच ओव्हरऑल समाजाची प्रगती होईल. त्याच्यामुळे वर्षाळी फाउंडेशन एखाद्या व्यक्तीला शिलाई मशीन देते, एखाद्या व्यक्तीला उद्योग करून देतो म्हणते, ही त्याचं वैयक्तिक कॉन्सन्ट्रेशन आहे. परंतु वैयक्तिक कॉन्सन्ट्रेशनच समाज मोठा करणार आहे, हे मला सांगायचं आहे. तर हे ज्या व्यक्तीला ज्या पद्धतीने जुळवून करून घेता येईल तसं केलं गेलं पाहिजे. हे करताना आमच्या इथल्या गावातल्या माणसाला वर्षाळी फाउंडेशनने काहीतरी साहित्य दिलं म्हणजे मग आम्ही इथे आहोत का नाहीत का असा कुठल्याही संस्थेने विचार करू नये. कारण तुम्हाला जे काय ते तुम्ही केलंच पाहिजे. तुमच्या पेक्षा जे काय आणखी मोठं करायचं असेल, जे बाहेरून द्यायचं असेल ते द्यायसाठी वर्षाळी फाउंडेशन. त्याच्यामुळे कोणीच कोणाचे स्पर्धक होऊ शकत नाही. आपल्या इथल्या संस्थेमध्ये आम्ही खूप चांगली चर्चा केली, त्याला सांगितलं की उद्या वर्षाळी फाउंडेशन मी इथे कामं करेल तर मग आपण काय निग्लेक्टेड होऊ का, असा लोकांना एक भाग वाटत असतो. मला स्पष्टपणे सगळ्यांना सांगायचं असं होणार नाही. तालुका लेवलला सर प्लीज हा मुद्दा जरा परत सांगा मला. आपल्या लोकांना सांगतो ना, लोकांना काय वाटतं, सगळ्या गावांमध्ये ज्या संस्था आहेत, वेगवेगळ्या प्रकारच्या जुन्या संस्था आहेत आणि खूप कामं करतात लोकांना, आपण बिलकुल नकारू शकत नाही. अगदी पुण्या मुंबई पासून तर अगदी छोट्या छोट्या गावापर्यंत त्यांची कामं आहेत. आणि मग इथे वर्षाळी फाउंडेशन येऊन जेव्हा काही कामं करेल, आता वर्षाळी फाउंडेशनचा मी कुठेतरी कार्यकर्ता झालो, आणखी 5-6 कार्यकर्ते निवडले, 10 आहे, मेन आहेत. तर मग आता आम्ही इथे कार्यक्रम घ्यायला लागलो तर मग इथल्या लोकांच्या कार्यक्रमाची व्हॅल्यू कमी होईल किंवा आपण निग्लेक्टेड होऊ, असा लोकांना एक न्यूनगंडामध्ये काहीतरी आलेला मी पाहिला. मग आम्ही शांततेने बसून चर्चा केली की असं का होईल. तुमच्या पदावर आम्ही येऊन बसलो तर आपल्या खुर्च्या गेल्या असं लोकांना वाटते. इथे पदांचा खुर्चीचा मोह नसतो, सामाजिक कार्यात काही मिळत नसतं. आणि पुरला आपल्या स्वतःच्या कार्याच्या लेखाजोखा किंवा आपल्या स्वतःच्या कार्याची क्रेडिबिलिटी ज्याला म्हणतात त्याचा मुद्दा, तर ज्याचं क्रेडिट त्याला निश्चितपणे मिळणार आहे. कुणाचंही क्रेडिट वर्षाळी फाउंडेशनला घ्यायचा मुद्दा येत नाही. आपली कामं स्थानिक लेवलला, मला प्रत्येक घराशी जुळून जात. मध्यंतरी आम्ही धान्य वाटप केलं, इथल्या संस्थेनेच पैसा उभा करून धान्य वाटप करतो म्हटलं, केलं, त्यांना क्रेडिट मिळालं. वर्षाळी फाउंडेशनचं काही नुकसान झालं नाही. लोकांचंही वर्षाळी फाउंडेशन मध्ये मी असल्यामुळे काही नुकसान झालं नाही. आम्ही सांगितलं, वर्षाळी फाउंडेशनचा मला निरोप होता, मी सगळ्यांना सांगितलं की धान्य वाटप मागच्या लॉकडाऊन मध्ये करायचं, वर्षाळी फाउंडेशन आपल्यासोबत यायला तयार आहे. आम्ही सगळ्यांनी विचार केला. आम्ही असं ठरवलं की आपल्याला वर्षाळी फाउंडेशनला अजून काही देता आलं नाही,
परंतु वडसाळी फाउंडेशनच्या आपण जरी अधिकारी असलो तरी वडसाळी फाउंडेशनला धन्यवाद देऊ. आपण काही लोक आपल्या समाजाला मदत आपल्या लोकांना 15 लोकांना करू शकतो. आम्ही ते केलं. साई फाउंडेशनला धन्यवाद देऊन साई फाउंडेशनच्याच लोकांनी तिथे सर आवाज फार बरोबर बोललात तुम्ही. त्याच्यामुळे सर आवाज गेला. आवाज सर एक मिनिट आवाज गेला. हॅलो हा बोला सर परत आलाय आता. आलाय. एक कॉल मिसिंग. गाव स्तरावरची गावाला करावी, जिल्हा स्तरावरची जिल्हावारची करावी आणि याच्या पलीकडे जे मोठं कोऑर्डिनेशन लागते स्टेट टू स्टेट, जिल्हा टू जिल्हा, गाव टू गाव नव्हे, नेशन टू नेशन, अमेरिकेपर्यंत माणसं वडसाळी फाउंडेशन जुळले. या कोऑर्डिनेशनसाठी वडसाळी फाउंडेशन मदत करून घ्यावी. ते जास्त उपयोगाचं होईल आणि एक मोठं नेटवर्क त्यामुळे बनल. तरी हे मोठं नेटवर्क कोणी बनवणार नाही ना. कोण बनवेल? जिल्हा लेवलच्या संस्था पूर्ण राज्य लेवलच्या नेटवर्क मध्ये कशा सामावून होतील? उद्या वडसाळी फाउंडेशन जर वजा केलं तर हे काम करायला कोणीच नाहीये. त्याच्यामुळे हे काम झालंच पाहिजे, केलंच पाहिजे. आपण ज्या कामाला हात घातलाय त्या कामाचीच गरज होती म्हणून लोकांनी त्याची सराहना केली आहे. हे पुढे चालवणं समाजाचं कर्तव्य आहे. हे मोठ्या पद्धतीने चालवलं गेलं पाहिजे आणि निश्चितपणे चालणार आहे. सर नक्कीच चालायलाच पाहिजे सर, कारण ही उत्क्रांती आहे. ती गरज आहे समाजाची. ती गरज आहे समाजाची. सर कुछ साल बाद हम आप नहीं चलेगा रहेंगे सर, चलना ही पड़ा. No one is there to coordinate from district to even not from district to district. There is no coordination. या जिल्ह्यातील लोक त्या जिल्ह्यातल्या लोकांना तुमचा हा कोण आहे हो इथपर्यंत विचारतात. So मैं एक बात कहता हूँ, तो 3-4 दिन पहले मैंने एक 3-4 लोगों का इंटरव्यू कंडक्ट किया था और योग ऐसा था कि तीनों का गांव अचलपुर निकला. अचलपुर अंजनगाव ऐसी मुली है हाँ, मतलब और तीन लोग अलग अलग सिटी से थे. एक इंदौर से थे, एक देवास से थे और एक आपने प्रमोद पाटनकर का भी इंटरव्यू 4 दिन पहले लिया. वो भी मेरा भाई है. तो पता नहीं था हमको, तो उन्होंने बताया कि हम देवास में मेरा भाई है. सर ये इंटरकनेक्टिविटी काफी बढ़ गई है, लोगों को भी पता चलने लगा है. हाँ यस, अचलपुर की फैमिली है बहुत पुरानी, शिफ्ट हो गई वहां पर, तो जहाँ धंधा मिला वहां सेट हो जाना पड़ता है. तो सबसे बड़ा मुद्दा आता है समाज कल्याण का, सोशल डेवलपमेंट. यस, समाज का कल्याण होना चाहिए. हम भी यही चाहते हैं, सब लोग यही चाहते हैं, हर एक व्यक्ति यही चाहता है. सब लोग चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं. समाज का कल्याण है. समाज कल्याण इतनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी बात है कि ये अगर लोगों को लगता होगा कि हम गांव में रह के समाज कल्याण कर रहे हैं. हम अंजनगांव में जो मंडल था, महारुद्र समाज कल्याण मंडल उसका नाम ही था, मैंने वहीं से वो शब्द उठाया है. उस मंडल की उस वक्त में 1935, 46, 40 या अराउंड 60-70 की बात, उसकी लाइब्रेरी थी. उसका उनका नाट्य करने वाला एक ग्रुप था. उनका शारदा उद्योग का एक मंडल था, उनका एक गणपति का मंडल था, उनका एक टूरिज्म का डिपार्टमेंट था, उसका एक मंडल था. इतनी सारी कामों उधर उस साल में करते थे, क्योंकि समाज में कल्याण करने के लिए खाली एक ही चीज नहीं है ना, बहुत सारी काम है. खाली लोगों के जन्मदिन मनाना या लोगों का घर में जाके उनकी सराहना करना, इतने से समाज का कल्याण नहीं होगा. उद्योग, व्यवसाय और बाकी बहुत सारी चीजें हैं. तो अगर हमको समाज कल्याण का विषय हमारे साथ में जब आता है, तब मैं कहूंगा कि एक नहीं, वर्ल्ड फाउंडेशन ने कितना भी किया तो कम पड़ेगा, या एक संस्था ने किया हुआ काम से कल्याण नहीं होगा. हर एक ने अपने अपने लेवल पे काम करना चाहिए. बाहर इतना कुछ करने का है, बाहर इतनी कुछ जरूरतें पड़ी है कि तालुका लेवल के लोग अपने तालुका लेवल पे बहुत सारा काम करें, गांव लेवल पर जो हो सकता है वो वहां सब करें, और वो सब इकट्ठा बैठ के अब ये सोचे कि हम वडसाली फाउंडेशन को हाथ के लेके डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट क्या कर सकते हैं, स्टेट टू स्टेट क्या कर सकते हैं, कोई बड़ा उद्योग खड़ा कर सकते हैं क्या, कोई बड़ी एक आधी संस्था की एक्टिविटी कर सकते हैं क्या. विवाह मेड़ावे है, अभी वो कोरोना में नहीं है फिर भी वो मुद्दा है. युवकों का परिचय है. मैं ये कहता हूँ कि युवकों को हम साथ में कब लाते हैं, छोटी सी बात है आपको इस बहाने आगे छोटा दूं. युवक साथ में हम कब लाते हैं? हमारे जयंती के प्रोग्राम गांव में जब होते होंगे 2-4 प्रोग्राम में गांव के लोग एक जगह आते हो, ठीक है, पर सारे जिले के या सारे राज्य के या बहुत सारे राज्य के हमारे समाज के युवक कब लाते हैं एक जगह पर एक दूसरे को दिखाने के लिए? सिर्फ शादी के लिए. तो फिर वो लोगों को लगता है कि क्या हम सैंपल लेके जा रहे हैं शादी में. मुझे पता हो, अगर इन लोगों का परिचय बहुत छोटी उम्र से, अरे भाई फलाना गाँव में इंटरेस्टिंग है, फलाना गिटार बजाता है, फलाना लड़का तबला बजाता है, फलाना गाता है, फलाना नाट्य में इंटरेस्टिंग है, कोई इंजीनियरिंग में इंटरेस्टिंग है, कोई एरोनॉटिक्स में कर रहा है, कोई बिजनेस में कर रहा है, इसके घर में अच्छा बिजनेस है, इसके घर में अच्छा क्लास 1 ऑफिस का सैलरी है. इनके बच्चे अगर पहले से एक दूसरे से परिचित रहे तो उनका अटैचमेंट रहेगा, शादी अपने आप ही बनेगी.
एक दूसरे को पता नहीं रहता है। मुझे पता नहीं मेरे समाज में कितने अच्छे लॉ वाले लोग हैं, कितने अच्छे स्पोर्ट्समैन है, कितने अच्छे बिजनेसमैन के लड़के हैं, कितने अच्छे एजुकेटेड है, इंजीनियर्स है, सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, पता ही नहीं चलता है। और शादी के 2 दिन पहले, 2 महीने पहले हम ढूंढने निकल जाए, ऐसे से नहीं होगा। ये परिचय पहले से अगर होना है तो ये स्टेट टू स्टेट कोऑर्डिनेशन, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन। सर इंटरनेट हेलो आ रहा है हमारा? इंटरनेट गया था सर। नहीं सर, हाँ एक कॉल आता है बीच में, इसलिए बंद होता है। 1-2 मिनट में मैं, मुझे एक दूसरा कॉल आ रहा है, उसको मैं बात कर। ठीक है, अभी आ रहा है? हाँ सर, आ रहा हूँ। हाँ, तो मैं मेरे यहाँ पे एक अभिजीत मेन नाम का एक स्टूडेंट है जो अपनी अकेडमी चलाता है। उसके साथ में, उसके पास में कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के छोटे छोटे रोबोट टाइप मॉडल बनाने का एक वर्कशॉप वो लेता है। उसमें अगर कोई डिस्ट्रिक्ट के, अलग डिस्ट्रिक्ट के लोग इंटरेस्टिंग हो, लड़के लड़कियां हो, वो आए, वो सीखे। वैसे बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों को दिखाई जा सकती है, वो एक जगह लाके दिखाए। इंजीनियरिंग का है, आर्ट्स का है, कल्चर्स का है, ड्राइंग्स का है। एक दूसरे को पता चले तो उनका परिचय बढ़ेगा, उनको गुणों को बढ़ावा मिलेगा, एक दूसरे को कम्युनिकेशन में आएंगे, तो बाद में रिश्ते भी अपने आप अच्छे से बनेंगे। इस तरह से अगर डेवलपमेंट बनेगा तो रिश्ते अच्छे बनेंगे। जिंदगी में कभी किसी को देखा ही नहीं रहता है, और अगली शादी के 1 महीना पहले कहते हैं कि हम जाओ, ये लड़का तुम्हारे सामने रहा है। तो इससे ये अच्छा है कि हम पहले कुछ ऐसे प्रोग्राम अरेंज करें, ऐसे मेळावे, ऐसे कम्युनिकेशन के सेंटर डेवलप करें, जिसमें हमारे आने वाले जनरेशन की पहले से परिचय हो, उनके साथ में रहने का लिए, वो कैसा रहता है, उनकी रहन कैसे, जाते आते रहे, देखते रहे, कुछ मेळावा में, कुछ टूर्स में, कुछ ट्रिप्स में, कुछ सहली में मिलते जुलते रहे, तो ये परिचय रहेगा। और फिर अपने आप ही उनके रिश्ते बनेंगे, और एक दूसरे के साथ में अच्छा रहेगा, तो समाज अच्छा बनेगा। समाज कल्याण इस तरह से करना जरूरी है, न कि जरूरत पड़ने पर सब अपनी जगह जाए। समाज का कल्याण मानसिकता बदलने से होगी, और मानसिकता अभी से बदलना होगा। और जो बड़े लोग हैं उन्होंने अपना दिल बढ़ा करके इस साथ में थोड़ा सा अपना वक्त, जरूरत पड़े तो देखिए, मार्गदर्शन देके इन सबको चीजों को आगे ले जाना पड़ेगा, तो होता है। मुझे ये लगता है, अपनी अपनी राय अलग अलग हो सकती है। थैंक यू सर, वर्ल्ड शाळी फाउंडेशनच्या समाजाकडून व समाजाच्या कडून काय अपेक्षेबद्दल काय म्हणाल? आधी समाजाकडून वडसाळी फाउंडेशनच्या काय 1-2 मिनिटात सांगतो। समाजाकडून वडसाळी फाउंडेशनच्या अपेक्षा जर समाज ठेवत असेल तर समाजाने ह्या ठेवायला पाहिजे की वडसाळी फाउंडेशन हे नावानेच वर्ल्ड आहे, आणि ते इंटरस्टेट, इंटर डिस्ट्रिक्ट लेवलला ते सगळ्या जाती पोटजातीसाठी आहे, सगळ्या त्याच्यामध्ये सगळ्या जाती पोटजातीसाठी आहे। तर या सगळ्यांच्या कोऑर्डिनेशनच्या कामासाठी वडसाळी फाउंडेशनला समाजाने हाताशी घेतलं पाहिजे। आपली आपली कामं प्रत्येकाला करायची, पण आपल्या कामासोबत जेव्हा दुसरा मोठा ग्रुप जोडायचा पडतो, तेव्हा त्यांनी वडसाळी फाउंडेशनचा उपयोग केला पाहिजे। म्हणजे वडसाळी फाउंडेशनला आपली कामं मोठ्या लेवलला चांगल्या प्रकारे करता येतील, आणि समाजाला अशा ठिकाणी जुळता येईल जिथे ते एरवी जुळू शकत नव्हते। समाजाने ही अपेक्षा केली पाहिजे, न की समाजाने मला कोणाला म्हणायचं नाही वैयक्तिक, पण समाजाने आपल्या खाजगी गोष्टीत वैयक्तिक मदत करायला वडसाळी फाउंडेशन येत राहावं। त्याच्यापेक्षा कोऑर्डिनेशन लेवलला वडसाळी फाउंडेशननी यावं ही अपेक्षा केली तर मला असं वाटतं जास्त बरं होईल, कारण ते काम कोणी करत नाही, ते काम वडसाळी फाउंडेशन करते। एक स्पेशलाइज काम वडसाळी फाउंडेशनने हाती घेतलंय की कोऑर्डिनेशन ऑफ कोणी आणले होतो अमेरिकेपासून, तर साऱ्या भारतातली लोक एका स्टेजवर एका मंचावर गेल्या 50 वर्षात। तुम्ही आणली वक्ती साहेब, कोणी नाही आणली। अप टू यू, काय म्हटला? तुम्ही आणलीत मग इतकी मोठी माणसं एका व्यासपीठावर तुम्ही आणलीत, वडसाळी फाउंडेशननी आणली। आम्हाला त्याच्यामुळे कळलं की आमच्या समाजात कलेक्टर आहेत, आमच्या समाजामध्ये IAS अधिकारी आहेत, आमच्या समाजामध्ये पोलीस इन्स्पेक्टर्स आहेत, आमच्या समाजामध्ये सुप्रीम कोर्ट लेवलला प्रॅक्टिस करणारे वकील आहेत, आमच्या समाजामध्ये आर्टिस्ट आहेत, फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये काम करणारे कलाकार आहेत, आणि ते आपल्याशी पटकन जोडायला तयार आहेत। कुणी सांगितलं असतं? हेच तर सांगायला कोणी नव्हतं ना। मग हे सांगणारी संस्था डेव्हलप झाली आहे, तर त्यांना हेच सांगू देत, याचा आपल्याला उपयोग काय करता येईल तो आपण करून घेतला पाहिजे, ही अपेक्षा समाजाने ठेवावी। आणि उरला प्रश्न समाजाकडून वडसाळी फाउंडेशननी काय अपेक्षा ठेवावी, याच्यात मी काय बोलणार, फारसं बोलणे म्हणण्यापेक्षा आता वडसाळी फाउंडेशनचा कार्यकर्ता म्हणून मी हे सांगेन, मला लोकांनी हे सांगावं, आतापर्यंत जेवढ्या काही संस्था आपल्या आसपास आहेत, त्या कुठल्याही संस्था आधी पैसे मागितल्याशिवाय काही कार्यक्रम करून दाखवणारा मिळाल्यात का? देणगी गोळ्याशिवाय केल्याशिवाय काही उभं करून दाखवणाऱ्या संस्था आपण याच्या आधी कधी पाहिल्या आहेत का? निश्चितपणे नाही पाहिल्या। ही पहिली संस्था वक्ते साहेबांच्या पुढाकाराने मी पाहतो। मी पहिल्या दिवशी 5 वर्षापूर्वी पहिल्यांदा वक्ते साहेबांनी मंत्रालयात एका कामाला गेलो असताना जेव्हा ही कल्पना बोलून दाखवली, मी त्यांना पहिला प्रश्न विचारला, पैसा कुठून आणणार?
फक्त साहेब बोलले पैशाची गरज आहे तसंच चालणार. मी म्हटलं वेळा आहे माणूस, काय करायला निघालाय? असं कुठं होत असतं का? मला मला हे याच्यासाठी सांगावं वाटतंय पुन्हा, की स्वतःच्या पैशाच्या हिमतीवर आधी करून दाखवले, आधी केले मग बोलविले, अशी परिस्थिती वक्ते साहेबांनी करून दाखवली. ही फार मोठी गोष्ट आहे. पैसा लागतोच. फाउंडेशन, वळसाई फाउंडेशन पैसा याच्यासाठी मागत नाही. मी आता साई फाउंडेशनचा माणूस म्हणून बोलतोय, की वळसाई फाउंडेशन कुणाकडून जरी देणगी केली, कुणाला तरी देते. साई फाउंडेशन स्वतःची जी काही इस्टेट नाही. कुणाच्या तरी जागेवर कुठला तरी आर्किटेक्चर बघून कुठले तरी डॉक्टर घेऊन ती सेवा समाजाला पोचवायची, हे वळसाई फाउंडेशन करते. हे काम कोणी नाही करत आहे. कोऑर्डिनेशन आपण वळसाई फाउंडेशनच्या माध्यमातून करत असल्यामुळे लोकांनी अपेक्षा हीच करावी, की ही संस्था कोऑर्डिनेशन करणारी आहे, तरी सुद्धा मला रिक्वेस्ट करावी वाटते, की पैसा हा लागतोच. किती दिवस एक माणूस एकटा वन मॅन शो नाही, सगळ्यांना घेऊन चालत असला तरी एकटा माणूस किती दिवस या नंतर मिळालेल्या देणगीवर हा सगळा उदरनिर्वाह चालवणार आहे. काही गोष्टीचा बॅकअप आधीही लागतो. म्हणून मी तर म्हणेल, की थोडंफार लोकांनी स्वहस्ते खूप सगळे लोक आहेत ज्यांच्याकडे देणे इतकं धन आहे किंवा देण्यासाठी मानसिकताही लोकांची आहेत, त्यांनी मुक्त कंठाने, मुक्त हस्ताने, स्वेच्छेने वळसाई फाउंडेशनला आर्थिक मदतीला आपण ओघळाची सुरुवात काही कारणांनी केली पाहिजे, जेणेकरून वळसाई फाउंडेशन मागत नव्हती, कधीच मागणार नाही म्हणण्यापेक्षा मागायची गरज सुद्धा पडणार नाही. लोकांनी स्वतःहून जर थोडा पुढाकार घेतला तर आर्थिक पटबळ हाताशी झालं तर या संस्थेला आणखी मोठ्या प्रमाणात करता येईल. त्यामुळे वळसाई फाउंडेशनच्या लोकांकडून अपेक्षाबद्दल मी 2 वाक्यात सांगायचं असं शेवट करेल, की कोऑर्डिनेशनच्या मोठ्या प्रमाणातल्या कोऑर्डिनेशनच्या कामाला वळसाई फाउंडेशन लागलेली आहे. वळसाई फाउंडेशनला आपण जुळून राहिलं पाहिजे आणि निधीशिवाय ही संस्था काम करते तर किमान झालेल्या कामावर विश्वास ठेवून ते काम केल्यानंतर तर का होईना पण काही प्रमाणात साई फाउंडेशनसाठी आपण आर्थिक योगदान ज्याला उचलता येईल त्यांनी स्वेच्छेने उचललं पाहिजे. कंपल्सरी मागून देणे हे आम्ही वळसाई फाउंडेशन मध्ये कधीच केलं नाही, पण हा भार कधीतरी कोणीतरी उचलायचा सुद्धा विचार केला पाहिजे हे मी लोकांनाही साई फाउंडेशनच्या वतीने सांगेल. आणि पैशाचाच मुद्दा निघालाय, मी आता मुलाखत आहे म्हणून बोलत नाही किंवा तुम्ही मला मुद्दा सांगितलाय म्हणून बोलत नाही, पण ठीक आहे. सगळ्यांना मी जास्त सांगतो मुद्द्यावर आलोय म्हणून, की आम्ही आमच्या लग्नाच्या वाढदिवसाला कुठेतरी छोटस आपलं योगदान देत असतो. आज कोरोना महामारीमुळे घरात बसून राहावं लागत कुठे देत नाही, त्याच्यामुळे मी माझ्याकडून एक 5,001 रुपयाची देणगी वळसाई फाउंडेशनला देतो. आपण ती स्वीकारावी. त्या मुलाखतीचा त्याशी काही संबंध नाही, ते आम्ही तशीच देत असतो. यावेळेस आम्ही तुम्हाला देतोय. मी ती फक्त आता सांगून देतो, विषयाला तिथपर्यंत पोहोचतोय म्हणून. मी सांगणार नव्हतो, पण आता ठीक आहे, मी तुम्हाला पाठवतो, आपण त्याचा स्वीकार करावा. धन्यवाद. थँक्यू सर, थँक्यू. सर मोलाचं मार्गदर्शन केलं. खरं तर तुमच्यासारख्या व्यक्तीचं मार्गदर्शन मला नेहमीच लागत. आणि मार्गदर्शन नाही, जस्ट विचार प्रकट करतोय. आपल्याला पटलेत, काही लोकांना पटतील, नाही पटतील, माझे विचार करतो. मार्गदर्शन इतकं काही कॅपॅसिटी अजून आली असं वाटत नाही, पण असो. नाही, मी जेव्हाही तुमच्याशी बोलतो ना, मी सांगितलं ना तुम्हाला की मी फार कमी लोकांचं ऐकतो. फार कमी लोकांचं ऐकतो. मीच खूप जास्त बोलतो कदाचित. माझं बोलायला चान्स कसं माहितीये का, मी स्वतःच्या तत्वाशी ना तडजोड करायला मागत नाही. आणि मला कसं माहितीये का, मला प्रश्न विचारण्यापेक्षा प्रश्नाची उत्तरं घेऊन येणारी लोक जास्त आवडतात. हा. कारण काय असतं माहितीये का, मी वारंवार ह्या गोष्टीचा उल्लेख करतो की मी नकारात्मक लोकांपासून लांब पळतो सर. बरोबर आहे ना, पण नकारात्मक लोकांपासून मी फार लांब पळतो. कारण काय आहे की तुम्ही कितीही प्रॉब्लेमचे कितीही सोल्युशन काढले तरी त्या प्रत्येक सोल्युशन मध्ये त्यांना प्रॉब्लेमच दिसणार. त्यामुळे मी काय करतो, मला कोणी फुकटचे सल्ले द्यायला लागले ना बरं का, तर मी त्याच्याकडे कानाडोळा करतो. फक्त त्याच्यातनं काय मला घ्यायचंय तेवढं मात्र मी घेतो. काय आणि राहिला प्रश्न असा की तुमच्याकडे जेव्हा मी तुमच्याकडे जेव्हा येतो मी किंवा तुमच्याशी जेव्हा मी बोलतो, तुमच्या बोलण्यात मला काहीतरी ना असं एक एनर्जी मिळते. आमच्या सौभाग्यवती पण शेजारी बसलेले आहेत. आमचा मागाशीच विषय झाला. द्या ना बहिणीला, द्या मला बघू द्या, मी मिसेसला आवाज देतो. ती पण त्या आम्ही सांगितलं ना की दिवसभर मी कुठल्या तरी माणसाचं जर लेक्चर ऐकलं असेल तर त्यांचं नाव आहे मिलिंद सुधाकरराव पाटण. दिवसभर माझ्या आयुष्यात पहिल्यांदा मी असा एक माणूस आहे की त्याचं दिवसभर लेक्चर ऐकलेलं आहे. मी काही जास्त बोलतो कदाचित. मी फक्त शेजारी बसून राहायचो त्यांच्या गाडीमध्ये. ते ड्रायव्हिंग करता करता ह्या गावावरून त्या गावाला जाताना आम्हाला 1-1.5 तासाचा प्रवास करावा लागायचा. ते फक्त बोलत राहायचे. मी फक्त आणि ते थांबले की मी त्यांना सांगायचो, अहो बोला ना, तुम्ही बोलतच नाही. अहो सर किती बोलू, अहो म्हणतो तुम्ही बोलतच राहा. कदाचित मीच जास्त बोलतो, मला माझे घरचे म्हणतात खूप जास्त बोलतो. चला ठीक आहे. तुमची आपण बोला आपण
नाही ठीक आहे, म्हणजे आपण आम्हाला बोलायला संधी देताय आणि मी बोलत जातो असं होत आहे. मला कमी बोलतो पाहिजे का काय असं वाटतं? नाही असो, तुम्हाला सांगू बोला का, सर. ऐकून घ्या. एक तर मी वारंवार सांगत असतो की ये हा. या जगामध्ये फार कमी पाय असे उरलेले आहेत हो, हो. की जे छान, छान. 2 मिनिटांनी बोलतो मी. 2 मिनिटांनी बोलतो. हो. ताई 2 मिनिटांनी बोलतोय, काय इंटरव्ह्यूवर आहे. 1 सेकंड सर. पोरांनी फोन आणला. दे बाळा. ताईला दे. ताईला दे. ताईला दे. ताईला दे. मी काय गुगल इंटरव्ह्यूवर आहे 2 मिनिटांनी. हा, या बोला. जगामध्ये फार फार कमी पाय आहेत असे की जे म्हणजे धरण्यायोग्य आहेत. तसे या जगामध्ये फार कमी लोक असे आहेत की ज्यांचं हा. मार्गदर्शन घेण्यायोग्य आहे. हा. बरं का? त्यातल्या अशा आमच्या मार्गदर्शन देणाऱ्या अनेक व्यक्तींपैकी आम्हाला अनेकांचं मार्गदर्शन मिळतं. मी सगळ्यांचं नाव नाही घेणार इथे. सगळ्यांची नावं मुद्दाम नाही घेणार. एकाचं घेतलं दुसऱ्याला राग घ्यायचा. त्यामुळे कुणाची नावं नाही घेणार. पण अशा मला जी काही 10-15 लोक आमच्या बळशाळी फाउंडेशनसाठी मार्गदर्शनासाठी मिळालेली आहेत, त्यांचं मार्गदर्शन मी नेहमीच घेत असतो. त्याच्यापैकी एक तुम्ही आहात. आज थँक्यू 26 वर्ष सर. लग्नाला झाली. कसं वाटतं? हो. एक मुलगी चांगलं आहे. वाटतंय. मुलं मोठी 2 मुली आहेत. एक मुलगा आहे. आता जो येऊन गेला तो मुलगा आहे माझा. ओके. 2 मुलगी मुली आहेत. तुमची काय करते? माझी मुलगी, मोठी मुलगी जी आहे ती BE झाली, एम.टेक करते. ओके. आणि 2 नंबरची जी मुलगी आहे ती यावर्षी 10th झाली, 11th ला आहे. ओके. आज 26वा लग्नाचा वाढदिवस. 26वा वाढदिवस आहे. करतो थोड्या वेळ साजरा. अ, वहिनी साहेब कुठे आहेत? आहेत ना. 1 मिनिट आवाज देतो. दीपा, दीपा, मम्मीला आवाज देतो. ये म्हणून. मी मगाशी जो बोललो होतो दीपा येते. इंग्रजांच्या काळाचे पितळेचे लेन्स जे होते, हा तो लेन्स आहे. ओके. हा तुम्हाला दिसेल. हा ब्रिटिश कालीन लेन्स आहे. याच्यावर सिक्का वगैरे, नाव वगैरे आहे. त्या काळात त्या कॅमेऱ्यात जास्त डिटेल येणार नाही हे. आणि याला अशा प्रकारे हे अटॅच करून, याला हे राहायचं, हे असं फिक्स केलं जायचं. 1 मिनिट आहे ना. बरोबर. आणि हे याला लावून याच्यातून, या कॅमेऱ्यातून त्या काळात फोटो काढले जायचे. हे त्या काळातले ब्रिटिश कालीन लेन्सचे कॅमेऱ्याचे हे आहेत सेटअप्स. लोकांना माहिती नाही म्हणून मी मुद्दाम दाखवायला ठेवलंय. असो, थँक्यू. हा, दीपा आली. मिसेस मॅडम तुम्हाला एक प्रश्न आहे. बसा ना. आहे का जागा बसायला? नमस्कार. आहे ना. एक खुर्ची इथे. ठीक आहे. आतमध्ये आहे खुर्ची. 1 मिनिट. आपण बाहेरच बसू ना. 1 मिनिट बोलून घेतो आधी. लगेच येतो. मी बोलत जातो ना. हे लाव. हॅलो. आज लग्नाचा वाढदिवस आपला. लग्नाच्या वाढदिवसाच्या आपल्याला खूप खूप शुभेच्छा. आम्ही दोघंही आहोत नवरा बायको. हो. हा, धन्यवाद. धन्यवाद तुम्हाला. नमस्कार. लग्नाच्या हा, बोला. वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा तुम्हा दोघांना. धन्यवाद. मॅडम यांच्याबद्दल काही तक्रार तुमची एखादी? नाही, काही तक्रार नाहीये. तक्रारी नाही आहे. त्यांचा जो सगळा उद्योग आहे, सगळं ऑफिस आहे, ते सगळं सुरळीत पार पाडतात. सगळ्या ऑफिसच्या कामाला घेऊन बसतो मी यांना, काम पडलं की. बरेच वेळा साईट सोबत जातो आम्ही सगळे. चिखलदऱ्याला, धारणीला होते तेव्हा पण आम्ही सगळे सोबत जायचं. आता चिखलदऱ्याला पण जातो आम्ही सोबत. बरेच कार्यक्रम अटेंड करतो ऑफिसचे. त्याच्यामुळे बरेच लोकांच्या ओळखी झालेल्या आहेत. बरं, आमची अशी इच्छा आहे की आज तुमचा लग्नाचा वाढदिवस आहे. तुम्ही जर केक कापला नसेल तर लोक लाईव्ह बघतायत आपल्याला, युट्यूबला पण लाईव्ह पाहतील. जर असेल तर केक नाही, आहे. 2 मिनिटात केक बोलवतो. आपण तुमच्या समोर कापून घेऊ. त्याची भावना कमी. आम्ही मुलांना नाव देतो आणि 2 मिनिटात एकच तयार आहे ना. 1 सेकंड सर, व्हिडिओ बंद करतो, परत चालू. फक्त हो, चालेल. येस. मित्र, तुम्ही जर कधी अमरावतीला गेला तर मिलिंद पाटणकरांना जरूर भेटा. तुम्ही जर अमरावतीला गेला तर डॉक्टर दिलीप मेन यांनाही जरूर भेटा. तुम्ही जर अमरावतीला गेलात तर कुटेकर साहेबांना पण जरूर भेटा. मी कुटेकर साहेबांच्याही मंदिराला आणि समाज मंदिराला, त्यांचं जो मंगल कार्यालय आहे त्याला भेट दिलेली आहे. फार सुंदर वास्तू बांधलेली आहे त्यांनी. फारच छान वास्तू बांधलेली आहे त्यांनी. मध्ये पहिल्या, मला वाटतं ते आता
पहिला माळा पण बांधताय, तो बांधला असेल की नाही मला माहित नाही, परंतु खालचा जो त्यांचा कोटेकर साहेबांच्या मंदिराचा जे मंगल कार्यालयाचा जो खालचा हॉल आहे तो प्रचंड मोठा आहे, भरपूर मोठा हॉल आहे त्यांचा. आणि डॉक्टर दिलीप मेन यांचं जे आता जे मंदिर बांधलेलं आहे त्या मंदिराला तुम्ही अवश्य भेट द्या. त्यांच्या हो छान मंदिरातली मूर्ती फार सुबक आहे. सर. अरे क्या बात आहे. केक येऊन थांबलेला आहे. येस 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 नक्की 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 नक्की. येतोय आवाज. ते मृण्मयी बोरी आहे तिथे. येस 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 सगळ्यांना बोलवा ना. या ये सगळ्यांना इकडे. बोलवा. हा आमचा बच्चू, याला केक खायची जरा घाई झाली आहे. येस येस येस. बघा मस्त वाट पाहतो. कन्या कुठे आहेत कन्या? कन्या आहेत, या इकडून. तिकडे आईला बसव. तुम्ही उभे राहा. येस 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 तू बस. ये इकडून. इकडून ये तू. कुठे विचार. ही मोठी पोरगी आसावरी, ये इकडे. ही एमटेक करते आणि ही 2 नंबर, ये इकडून. ही यावर्षी 11th ला आहे. हा बच्चू मला ज्याला केक कापायचा. ओके चलो ओके थँक्यू. ओके वन सेकंड. हा सर. ओके सर ओके सर. एक 1 2 3. ओके थँक्यू व्हेरी मच. चलो. थँक्स. थँक्यू. तुम्ही पण काहीतरी गोड खा. नक्की 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 नक्की. घे. चला सर थँक्यू. चालेल सर. खूप एन्जॉय करा. थँक्यू. आणि तुमचा साथ संगत सोबत आशीर्वाद आमच्या सोबत हो. सदैव राहतील हीच अपेक्षा ठेवून आजची मुलाखत संपवतो. जय हिंद जय महाराज जय जिनेश्वर. सगळ्यांना आभार ज्यांनी पाहिले, त्या लोकांनी इतका वेळ दिल्याबद्दल थँक्यू टू ऑल ऑफ यू. असे जुळून राहा. काही चुकलं असेल तर माफ करा. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू. थँक्स.